बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, इस कहानी की इससे पहले आप 16 किस्तें सुन चुके हैं। अब किस 17 मुलाहिज़ा फरमाएं। इससे बड़ी खुशकिस्मती और सआदत मेरे लिए क्या हो सकती है। मेरा ख्याल था कि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी और हठ धर्म नहीं होगी, मगर मैं गलत था। उसे खुद से अलहदा करते हुए मैं बैरेट M107 के थैले की टोरियां कंधे में डालने लगा। मुझे आपकी बातों से अब भी खफगी की बू आ रही है। सामान वाला थैला उठाते हुए उसने बगौर मेरे चेहरे को देखा। उसका मासूमियत से पुर लहजा सुनते हुए मेरे मुंह से बेइख्तियार कहकर निकल गया था, हाँ अब ठीक है। उसने क्लाशनकोफ उठाकर कंधे से लटका ली। मैंने भी अपनी क्लाशनकोफ उठाते हुए संजीदा होकर कहा, पलवैशे आइंदा मुझे ऐसा मौका कभी न देना। कमीनी, तुमने मेरा सांस ही निकाल दिया था। माफी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो भी एकदम संजीदा हो गई थी। काबिल खान बैठक के सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठा अपनी क्लाशनकोफ पर कपड़ा मार रहा था। कबाइली हजरात अपनी सफाई से ज्यादा अपने हथियार की सफाई का ख्याल रखते हैं। खुद कई कई दिन के मैले कपड़े जेबतन किए होंगे, मगर उनका हथियार खूब चमक रहा होगा। तो क्या फैसला हुआ? हमें कमरे से बरामद होता देखकर वो खड़ा हो गया था। वही जो मैं चाहूंगी, पलवैशा ने शोखी भरे लहजे में कहा, और काबिल खान बेइख्तियार हंस पड़ा। जिशान भाई, इसका मतलब है आप हमारी बहन से डरते हैं। गहरा सांस लेते हुए मैंने कहा, अहमको से डरना ही पड़ता है। बात तो 16 आने सही की है। क्लाशनकोफ को कंधे से लटकाकर वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। उसकी मईत में चलते हुए हम बैठक से बाहर निकल आए। इक्का दुक्का फायर की आवाज सुनाई दे रही थी। काबिल खान ने हाथ में कन्वर्ट का सेट पकड़ा हुआ था। ये भी आई काम की तरह का वायरलेस सेट था। बैठक से निकलते ही वो अपने आदमियों को हमारे आने की इत्तला देने लगा। मैं 2 आदमियों के साथ ऊपर आ रहा हूँ। उसने इस अंदाज में कहा था कि अगर कोई दुश्मन सुन भी लेता तो उसे ये मालूम न होता कि उसके साथ हम जा रहे हैं। आ जाएं। रेडियो सेट से एक नामानूस आवाज उभरी। यकीनन वो खुशहाल खान के लश्कर का कोई कमांडर था। बेहतर होता कि आप अपना सामान यहीं छोड़ देते, सिर्फ हथियार ही काफी थे। काबिल खान ने मेरी पीठ पर लादे थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतना वजन साथ फिराने का क्या फायदा। मैंने हंसकर कहा, यह हथियार ही है भाई। ये भला कौन सा हथियार है? उसके लहजे में हैरानी थी। ये स्नाइपर राइफल है। अच्छा, दूर मार राइफल। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल सही समझे। उसने झिझकते हुए कहा, अच्छा अगर बुरा न मानो एक बात पूछूं? पूछो। गांव के आखिरी मकान को पीछे छोड़कर हम थोड़ा सा नशीब में उतरे। इससे आगे हमें एहतियात से जाना था। वो दुश्मन कुछ फासले पर था, लेकिन उसके पास अगर कोई स्नाइपर राइफल होती तो गोली लगने का खतरा बढ़ जाता। पिछले दिनों कबील खान के एक मुखालिफ का तस्करा सुनने में आ रहा है, जो काफी अच्छा निशानेबाज है, जिसे कबील खान के आदमी SS कहते हैं। बल्कि सुना है उस दिन कबील खान की गाड़ियों पर घात लगाने वालों में भी वही SS शामिल था। क्या ये सच है? अगर सच है तो वो गया कहाँ है? आप लोगों के साथ क्यों नहीं? इस दिन तो घात लगाने वाले हम 2 ही थे, और कबीर खान की गाड़ियों को हमने सड़क पर बारूद लगाकर तबाह किया था। उसके अलावा हमारे पास रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद था। जो गाड़ी बारूद से बच गई उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। मैंने बात को एकदम गोल मोल कर दिया था। कहकर काबिल खान ने मजीद सवाल से गुरेज किया था। निशेब से गुजर कर हमने ढलान पर कदम रखे और करीबन दौड़ते हुए झाड़ियों के करीबी झुंड में घुस गए। दौड़ने की वजह से हमें झाड़ियों के अग में 2-3 मिनट रुककर अपना सांस बहाल करना पड़ गया था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस इलाके में सांस फूलना एक आम मसला है। 2-3 मिनट ठहरकर हम दोबारा आगे बढ़ गए। गाहे गाहे फायर की आवाज इस बात का पता दे रही थी कि दोनों कबीले सरगर्म थे। काबिल खान हमारे रहनुमाई के लिए आगे था। काबिल खान के पीछे मैंने जानबूझकर पलवैशा को रखा था कि अकबी जानिब से दुश्मन की चलाई गई गोलियों से मैं उसे अपने जिस्म की आड़ मुहैया कर सकता था। मेरी इस हरकत से वो भी नावाकिफ नहीं थी। इसी वजह से जब मैंने उसे आगे बढ़ने को कहा तो वो मुझे अजीब सी नजरों से घूर कर रह गई थी। ऐसी नजरें जिनमें गुस्से के साथ फख्र, गुरूर और अपनी अहमियत का एहसास भरा था। जब से हम दोनों के दिल की हालत एक दूसरे के सामने खुल कर आई थी, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। इतनी ज्यादा मोहब्बत तो मैंने कभी किसी के साथ भी नहीं की थी। इससे पहले रात को लेटते वक्त या तन्हाई में माहीन की बेवफाई का गम मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया करता था। कभी कभी रुमाना की याद भी हमलावर हो जाती। जेनिफर भी किसी न किसी सूरत ख्यालों में आधमकती। लेकिन यूं ही पलवैशा के साथ इकरार की मनाजिल तय हुई। वो तीनों लड़कियां मेरे ख्यालों से ऐसी दूर हुई कि अब हर जानिब फकत पलवैशा ही का वजूद छाया था। यूं लगता था जैसे पलवैशा को मैं सदियों से जानता हूं और इससे पहले मेरी जिंदगी में आने वाली लड़कियां सिर्फ संगे मील की हैसियत रखती थी। मेरी असल मंजिल तो पलवैशा ही थी। दरख्तों और पत्थरों की आड़ लेकर हम ऊपर पहुंचे। जहादाद खान के लश्कर ने
उस इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ था। सबसे करीब वो शमाल की जानिब वाली पहाड़ी पर थे। जनूबी और मगरबी पहाड़ियां जहां उन्होंने मोर्चे संभाले हुए थे, वो जगह बहरहाल इतने फासले पर थी कि वहां से हमें गोली का निशाना बनाया नहीं जा सकता था। शुमाली जानब से वो काफी करीब थे और मशरकी जानब भी उनके बंदे किसी स्नाइपर राइफल से हमें निशाना बना सकते थे। जहादात की हिकमत अमली यही थी कि चारों तरफ खुशहाल खान पर दबाव बढ़ाकर उसे हथियार डालने पर मजबूर कर दिया जाए। कम अज कम खुशहाल खान हमें जहादात खान के हवाले करने पर मजबूर हो जाए। उसके साथ ही उसने गोया हमारे फरार की राहें भी मसदूद कर दी थी। ऊपर जाकर हमें पता चला कि वशलाम के एक आदमी को बाजू पर गोली लगी थी। जख्मी को वो अभी नीचे ले जा रहे थे। मेरे दिल में पछतावे की हल्की सी लहर उठी। हमारे हिस्से की गोली उस गरीब को लग गई थी, बल्कि खुशहाल खान के जिस आदमी को भी गोली लगती वो हमारे हिस्से की गोली होती। हम दोनों काबिल खान की हिमायत में एक मोर्चे के अंदर आकर बैठ गए। पुष्ट पर लदे थैले उतार कर हमने क्लशिंकोफे हाथ में थाम ली थी। ज्यादातर मोर्चे पत्थरों को तरतीब से रखकर बनाए गए थे। मोर्चों की शुमाली और शर्की जानिब पत्थरों की आड़ बनाई गई थी, क्योंकि उन्हीं इतराफ से दुश्मन की गोली वहां तक पहुंच सकती थी। चंद आदमी जनूबी और गरबी जानिब निगरान थे कि उस जानिब से जहादात खान के आदमियों के आगे बढ़ने की सूरत में वो अपने साथियों को बर वक्त मुतल्ला कर सकते थे। अलबत्ता वहां तक गोली इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी कि दोनों पहाड़ियों के दरमियान फासला ज्यादा बन रहा था। काबिल खान हमें वहां बिठाकर अपने और दुश्मन की जगहों के बारे तफसील से बताने लगा। चंद मिनट तक हमें इलाके से वाकफियत दिलाने के बाद वो हमें मोहतात रहने की ताकीद करके खुशहाल खान के मोर्चे की जानिब बढ़ गया। वो खुशहाल खान का दस्तराज था और यकीनन खुशहाल को उसके मशवरों की जरूरत थी। मैंने उसके साथ खुशहाल खान के पास की जरूरत इसलिए महसूस नहीं की थी कि एक तो उसने मुझे साथ चलने की दावत नहीं दी थी, दूसरा मुझे भी खामखा बड़ा बनने का शौक नहीं था, और सबसे बढ़कर मैं कबाइलों के तरीका जंग से कोई खास वाकफियत नहीं रखता था। देखो, अकेले बैठकर खौफ ज़दा होते रहते, अब इतना हसीन साथी पास मौजूद है, इसको देखकर दिल बहलाते रहो। काबिल खान के थोड़ा दूर जाते ही पलवैसा ने शरारत भरे लहजे में कहा, अजीब लड़की थी। बरमला अपनी तारीफों पर शुरू हो जाती। अपनी खूबसूरती और हुस्न पर हर लड़की को फख्र और गरूर होता है, लेकिन ज्यादा लड़कियां ऐसी होती हैं जो चाहती हैं उनका चाहने वाला उनकी तारीफ करे। बजाते खुद वो अपने को झूठ मूठ आम सी शक्ल सूरत की लड़की कहकर चाहती हैं कि उनका महबूब उन्हें झुटलाते हुए उनकी तारीफ में रतबुल लिसान हो जाए, जबकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। पलवैसा बड़े धोस से खुद को प्यारा और खूबसूरत कहती और उसका ऐसा कहना मुझे बहुत ज्यादा मसरूर कर देता था। तुम्हें खूबसूरत किसने कहा है? मैंने मुंह बनाते हुए पूछा। वो शौकी से बोली, भूल गए रात को 2 बजे नींद से जगाकर क्या फरमा रहे थे कि मैं अपना खूबसूरत सा चेहरा आपकी जानिब मोड़ लूं ताकि आप अपनी प्यासी नजरों को सराब कर सकें। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, मजाक को भी सच समझ लेती हूँ। जी मैं जानती हूँ वो कितना मजाक था। जरा सी धमकी क्या दी, जनाब की सारी अकड़ हवा हो गई। इतने ही बहादुर थे तो मर जाने दिया होता, तो क्या ख्वामखा तुम्हारे कत्ल का इल्जाम सर पे ले लेता। मेरे जवाब देने से पहले ही शुमाली जानब से क्लशिंकोव के मुसलसल गरजने की आवाज आई। खुशहाल खान के आदमी भी फायर का जवाब देने लगे। काबिल खान झुके झुके हमारे मोर्चे के करीब से गुजरा और मेरी जानिब देखते हुए कहा, हमारा एक और आदमी जख्मी हो गया है। ज्यादा जख्मी तो नहीं है? मैंने बेसाख्ता पूछा। वो हमारे मोर्चे से थोड़ा आगे गुजर गया था, लेकिन मेरी आवाज उस तक पहुंच गई थी। रुके बगैर उसने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, ये तो उसके पास जाकर पता चलेगा। पलवैसा गप्पे हाँकना छोड़कर दूरबीन से मशरकी जानब दुश्मन की हरकत को देखने लगी। आड़ के ऊपर से नहीं, दाएं जानब से उस सिमत का जायजा लो। उसे सर मोर्चे की दीवार से ऊपर निकालते देखकर मैं टोके बगैर नहीं रह सका था। अब इनमें कोई राजा तो मौजूद है नहीं कि मुझे खौफ महसूस हो, उसने मजाया अंदाज में कहा, लेकिन उसके साथ ही उसने अपनी हालत तब्दील कर ली थी। एकदम फायरिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पलवैसा ने दूरबीन रखकर क्लशिंकोव उठा ली और इक्का दुक्का फायर करने लगी। मैंने अलबत्ता गोली चलाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरी हमेशा से यह आदत थी कि मैं गोली को यूं ही जाया नहीं किया करता था। एक मैगजीन खाली करने के बाद वो भी क्लशिंकोव को गोद में लेकर मेरे पास आन बैठी। उसी वक्त एक आदमी हमारी तरफ झुके झुके दौड़ता हुआ हमारे मोर्चे के करीब आया और हाथ में पकड़ी कपड़े की एक थैली मेरे हवाले करता हुआ बोला, इसमें गोलियां हैं, आप लोग इक्का दुक्का फायर करते रहें वरना दुश्मन हम पर चढ़ दौड़ेगा। मैंने थैली उसके हाथ से लेते हुए पूछा, जख्मी की हालत कैसी है? शुक्र है बच गया है, गोली उसकी गर्दन से रगड़ खाती हुई गुजर गई है। जहादात खान का कोई शख्स भी जख्मी हुआ है कि नहीं मालूम नहीं। वैसे अगर हुआ होता तो गोली चलाने वाले को पता होता और अभी तक हमारे किसी फायरर ने यह दावा नहीं किया। ये कहकर वो अगले मोर्चों को एमुनेशन देने के लिए दरख्तों की आड़ लेता हुआ वहां से निकल गया।
पलवशा खान मैगजीन उतार कर इसमें एमुनेशन भरने लगी। मेरी कलाशंकोव की मैगजीन में भी चंद गोलियों की गुंजाइश मौजूद थी। मैंने वो मैगजीन मुकम्मल भरने के लिए पलवशा की जानिब बढ़ा दी थी। दोनों मैगजीनें भरकर उसने गोलियों की थैली बंद करके एक जानब रख दी। एक मैगजीन मेरी जानब बढ़ाकर उसने दूसरी मैगजीन अपने हथियार पर चढ़ाई और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गई। चंदा, 1 मिनट, मेरे नजदीक आओ। फायर के लिए तैयार होता देखकर मैंने अपने करीब बुलाया उसे। फायर का इरादा मुअक्कर करते हुए वो मेरे करीब आ बैठी। चंदा, पता है, फायर करने से पहले कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं। वो तुम्हारे उस्तादों ने तुम्हें इस बारे बता दिया होगा। इसके बावजूद 2-3 बातें मेरी भी याद रखना। मैं तुम्हें काफी देर से फायर करते हुए देख रहा हूँ और तुम वो गलतियां कर रही हो। सबसे पहली गलती ये है कि हर हथियार के ट्रैगर के अंदर थोड़ी सी लचक मौजूद होती है, जिसे पुल ऑफ सर्फ कहते हैं। यानी ट्रैगर को बिल्कुल आहिस्तगी से दबाया जाए तो ट्रैगर नरमी से दबता चला जाता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है। उस जगह हमें ट्रैगर पर थोड़ा ज्यादा दबाव डालना पड़ता है ताकि फायर हो, और उस वक्त हम ज़हनी तौर पर फायर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ज़हनी तौर पर फायर के लिए तैयार होने का नुकसान क्या होता है कि फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए अपने कंधे को या तो सख्त कर देते हैं या झटका सहारने के लिए कंधे को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और राइफल की शस्त उस हल्की सी हरकत से तब्दील हो जाती है। सर में मारे जाने वाली गोली या तो छाती या पेट में लगती है या सर के ऊपर से गुजर जाती है। इस खामी पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि ट्रैगर में उंगली डालकर एक झटके से मुकम्मल ट्रैगर दबाया जाए और झटके को बर्दाश्त करने के लिए कंधे को आजाद छोड़ दिया जाए और झटके को बर्दाश्त करने के लिए कंधे को अकड़ाया या आगे को न बढ़ाया जाए। दूसरी बड़ी गलती सांस पर काबू पाना है। जब भी शस्त्र लेकर गोली चलाई जाए, गोली चलाने वाले को चाहिए कि जैसे ही ट्रैगर दबाने लगे उस वक्त सांस ले रहा हो या खारिज कर रहा हो, बस उसी जगह सांस रोक ले। उसके बरक्स कुछ हजरात सांस खींच कर रोक लेते हैं और सांस अंदर खींचने की सूरत में उनकी शस्त अपनी जगह से हिल जाती है। इसके अलावा राइफल की साइटों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गोली चलाने वाले की निगाह मैं अपने उस्तादों से सीखे हुए सबक उसके सामने धुराने लगा। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब भी हमें यूं ही एक एक बात वजाहत से समझाते थे। राइफल के झटके को सहारने वाली गलती को समझाने के लिए वो अमूमन मैगजीन में मखसूस मिकदार में गोलियां भरते और फायरर को ये न बताते कि मैगजीन में गोलियां कितनी हैं। मज़कूरा फायरर से फायर कराते वक्त वो खुद उसकी पुश्त पर खड़े हो जाते। फायरर बेचारे को ये मालूम ही न होता कि कब उसकी गोलियां खत्म हुई। आखिरी बार ट्रैगर दबाते हुए वो हस्बे आदत कंधे को आगे की तरफ करता, मगर गोलियां चूंकि खत्म हो गई होती इसलिए उसे अपनी गलती मालूम हो जाया करती थी। मेरी सारी बातों वो गौर और महवियत से सुनती रही। इस दौरान उसकी पुरकशिश आंखें मेरे चेहरे पर ही गड़ी रहीं। यूं ही मैंने बात खत्म की वो धीरे से बोली, राजू मुझे स्नाइपर राइफल के बारे में तो सिखाओ ना। मैंने थैले से बेरेट M107 की टेलीस्कोप साइट निकाल कर कहा। स्नाइपर राइफल में सबसे अहम ये टेलीस्कोप साइट होती है जो एक स्नाइपर राइफल को असाल्ट राइफल से जुदा करती है। हर टेलीस्कोप साइट के ऊपर अमूमन 2-3 नाब लगी होती हैं। एक एलिवेशन के लिए, सादे अल्फाज में रेंज लगाने के लिए, और दूसरी नाब डिफ्लेक्शन यानी दाएं बाएं की गलती दूर करने के लिए। मैं उसे तफसील से टेलीस्कोप साइट के बारे में बताता गया। बीच में कोई न कोई सवाल भी पूछ लेती थी। उसके सवालात को सुनकर मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो बहुत ज्यादा ज़हीन थी और उसमें सीखने की सलाहियत आम अफराद के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। टेलीस्कोप साइट के बाद मैंने उसे लेजर रेंज फाइंडर पर फासला नापने, विंड मीटर से हवा की रफ्तार मालूम करने, दूरबीन और कंपास वगैरह का इस्तेमाल, सब कुछ उसके सामने धुराता गया। खुशकिस्मती से उस वक्त ये तमाम चीजें मेरे पास मौजूद थीं। ये वो इल्म था जिसे सीखने के लिए मुझे जाने कितना अरसा लगा था, बल्कि अब भी मैं खुद को तालिब इल्म ही समझता था। उस्ताद उमर दराज और राव तसव्वुर साहब हर मुलाकात पर कोई न कोई नई बात जरूर सिखा देते थे जो इससे पहले मुझे मालूम न होती। वो भी एक दिन मैं ये सब कुछ नहीं सीख सकती थी, लेकिन इतना जरूर था कि उसे कुछ न कुछ अंदाजा जरूर हो जाता। फायरिंग बगैर किसी वक्फे के जारी थी। एक क्लाशंकोव खामोश होती तो दूसरी गरजने लगती। इस फायरिंग का और कोई फायदा था या नहीं, अलबत्ता मुखालिफिन की नकलो हरकत में जरूर रुकावट डाल रही थी। हम दोनों इस फायरिंग की परवाह किए बगैर अपनी गुफ्तगू में मसरूफ थे। मेरी बातें खत्म होते ही शरारती लहजे में वो बोली, अगर आप पहले दिन ही से मेरी तरबियत शुरू कर देते तो आज मैं एक मंजी हुई निशानाबाज होती। वो तो अब भी हो, देखती नहीं हो, तुम्हारी नजरों की चलाए हुए तीर सीधा मेरे दिल में पवस्त हो चुके हैं। उसके मुतरन्नम कहके ने मेरे कानों में रस अंडेला, चलें, मेरी किसी न किसी खूबी के तो आप कायल हो गए हैं ना, तुम में खामी कौन सी है? बकौल आपके कि मैं हर धर्म हूँ, जिद्दी हूँ, वाजबी शक्ल सूरत की हूँ, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैंने अच्छा की अलफ को लंबा खींचा और हंसने लगा। उसने लाड भरे लहजे में पूछा, राजू सच में बताएं, क्या मैं जिद करती हूँ? आपको प्यारी नहीं लगती?
हाँ, मगर जिद न करते हुए ज्यादा प्यारी लगती हो। साफ कहे ना कि प्यारी नहीं लगती। उसने मुंह फुला लिया था। मैंने जल्दी से कहा, अरे पागल, खुद तो कहती हो कि तुम मुझे हर वक्त और हर हाल में प्यारी लगती हो, फिर पूछने का फायदा? उसने जुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाया। उसी वक्त काबुल खान झुके झुके अंदाज में दौड़ता हुआ हमारे पास आ बैठा। लगता है जादाद खान ने अपनी सारी ताकत यहीं लगा दी है। थोड़ी देर पहले ही उसके मजीद आदमी यहाँ पहुंच गए हैं। मैंने पूछा, हमारी तादाद कितनी होगी? एक लम्हा सोचने के बाद वो बोला, 350 के करीब होगी। और जादाद खान के पास कितने जंगजू होंगे? 1000 या इससे 150 ऊपर नीचे। वैसे सुना तो यही था कि कबील खान के पास 1500 अफरादी कुव्वत मौजूद है। इतने ही होंगे, लेकिन तमाम उसके कबीले के अफराद तो नहीं है ना। उसका बीस का कारोबार तो अफगानिस्तान तक फैला हुआ है और उसके लश्कर में पंजाब और दूसरे सूबों के अफराद भी शामिल हैं। कई अफराद छुट्टी पर होंगे, कई स्मगलिंग की कार्रवाइयों में लगे होंगे। मैंने पूछा, फिर आपको ये कैसे मालूम कि इस वक्त उसकी तादाद 1000 के करीब है? वो क्या कहते हैं, तुम्हारे दरमियान उनके सुनने वाले मौजूद हैं। जादाद खान के लश्कर में भी अपने 1-2 खैरख्वाह मौजूद हैं, जो ज्यादा नहीं तो इतनी इमदाद तो कर सकते हैं ना हमारी। 2-3 कलशनकोफे एक साथ गरजी। काबुल खान भी ऊंधा लेटकर अपनी कलशनकोफ की आवाज हमें सुनाने लगा। चंद गोलियां फायर करके वो सीधा हुआ और कहने लगा, अगर यहाँ तंग हो रहे हो तो मैं आपको वापस बैठक में भिजवा सकता हूँ। कम अज कम हमारी छोटी बहन का तो ख्याल रखोगे। काबुल खान ने यह बात मजाहिया अंदाज में कही थी, लेकिन परवैशा को बुरी लगी। वो फौरन बोली, काबिल भाई, बुरा न मनाना। कबील खान के आदमियों से आपकी जान इस छोटी बहन ही ने बचाई थी, और अगर मजीद कोई शक हो तो अपने किसी तगड़े जंगजू को खाली हाथ मुझसे लड़वा कर वो शक भी दूर कर सकते हो। काबिल खान नादम अंदाज में बोला, अरे बहना, अब तो खफा होने लगी। मैं तो अपनी छोटी बहन से मजाक कर रहा था। आपका मजाक सर आंखों पर, लेकिन आपकी बातों से राजू की तरफदारी की बू आ रही है। पहले भी ये मुझे जिद्दी, हर धर्म और जाने क्या क्या कह रहा है। आपकी वजह से तो सर पर चढ़ जाएंगे। परवैशा ने भी फौरन अपनी बातों को मजाक का रंग दे दिया था। काबुल खान ने कहका लगाया, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। शुक्रिया भैया, परवैशा ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा। उसी वक्त कोई वायरलेस सेट पर काबुल खान को आवाज देकर दिन के खाने की आमद का बताने लगा। घड़ी पर निगाह दुड़ाने पर मुझे 1 बजते नजर आए। उन्हें आ रहा हूँ की खबर देकर वो हमसे पूछने लगा, खाना यहीं भेज दूं या मेरे साथ चलोगे? मेरे कहने से पहले परवैशा ने कहा, यहीं भेज दें, और काबुल खान सर हिलाता हुआ रुखसत हो गया। उसके बाद शाम तक वही टक टक लगी रही। शाम को एक बार फिर काबुल खान हमारे पास पहुंच गया। मेरा ख्याल है आप लोग रात को आराम के लिए बैठक में चले जाएं। सुबह नाश्ते के बाद मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि हम यहीं ठीक हैं। मैंने परवैशा को भी वापस जाने का नहीं कहा था, क्योंकि उसने फिर बिगड़ जाना था। मेरे पास से दूर होने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होती थी। उसकी हालत मुझे उस दूध पीते बच्चे की सी लग रही थी, जो अपनी माँ की गोद से 1 मिनट के लिए निकलने को भी तैयार नहीं होता। न जाने उसने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी थी जो यूं दिलो जान से फिदा हो गई थी। जहाँ तक उसकी शक्ल सूरत की बात थी तो वो लाखों में एक थी, और अगर उसके मुकाबले में मैं अपनी शख्सियत को देखता तो मैं कोई ऐसा पुरकशिश और वजीहा नहीं था कि लड़कियां मुझ पर फिदा होती फिरें। डेल डोल और जिसामत के लिहाज से भी मैं अनोखा या नुमाया नहीं हूँ। मेरा शुमार आम मर्दों में होता है। दरमियाना कद, शरीरा बदन, हल्की सांवली रंगत, जिसे ज्यादा से ज्यादा गन्मी कहा जा सकता है। ऐसी आम शक्ल सूरत के मर्द पर परवैशा जैसी लड़की का फिदा होना अचंबा ही था। मुझे उसकी चाहत में बनावट या दिखावा भी नजर नहीं आता था। उसकी हर अदा और हर नजर ये बावर कराती कि वो मुझे किस गहराई से चाहती है। बल्कि शुरू दिनों में भी वो मुझसे दूर जाने पर तैयार नहीं होती थी। 2-3 बार ऐसा मौका आया कि मैं उसे साथ ले जाने पर राजी नहीं था। उस वक्त वो लड़ झगड़ कर जबरदस्ती ही साथ चल पड़ी थी। सरदार ने पहले दिन ही मुझ में उसकी दिलचस्पी भांप ली थी और ये बात मुझे बताई भी थी, लेकिन उस वक्त मैं उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं हुआ था। बाद में परवैशा की हरकतें देखकर मुझे हैरानी होती थी। गो मेरा दिल नहीं चाहता था कि सरदार की बात पर यकीन करूं, मगर परवैशा का रवैया मुझे बावर करवाता रहा, यहाँ तक कि सब कुछ खुलकर सामने आ गया था। रात का खाना खाकर मैंने अपने सफरी थैले से 2 स्लीपिंग बैग निकाले। एक नीचे बिछाया और दूसरा ऊपर ओढ़ने के लिए परवैशा की जानिब बढ़ा दिया। जब नींद आने लगे तो मुझे उठा देना। स्लीपिंग बैग में घुसते हुए उसने मुझे ताकीद की, ठीक है। मैंने अस्बात में सर हिला दिया। तकिए की जगह रखने के लिए कोई हमवार पत्थर दे दो। वो भी मेरी तरह सर के नीचे तकिया रखने की आदी थी और हमवार जमीन पर सर रखते हुए यकीनन वो उलझन महसूस कर रही थी। तकिए का बंदोबस्त मैं कर देता हूँ। करीब होकर मैंने उसका सर अपने जानों पर रख लिया। राजू, जज्बात से बोझल आवाज में कहते हुए उसने सिसकी ली। मुझे लगा वो रो रही है। मैंने फौरन उसकी आंखों पर हाथ फेरा।
गर्म स्याल से मेरी उंगलियां भीगने लगी। ये क्या है? मैंने उसे प्यार से डांटा। कभी कभी खुशी के मौका पर भी आंसू बहने लगते हैं। अच्छा, अपने फलसफे छोड़ो और आराम करो। पथरीली चट्टान से टेक लगाकर मैं उसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरने लगा। चंद लम्हे बाद ही वो गहरे सांस लेने लगी। रात गए मुझे अच्छी खासी सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन मैं उसी तरह पथरीली चट्टान से टेक लगाए बैठा रहा। अलबत्ता अपने पास मौजूद हल्की चादर मैंने ओढ़ ली थी। इतनी ज्यादा हंगामाखेज जिंदगी गुजारने के बाद भी वो 17-18 साल की एक अल्लड़ दुशीसा थी। उस उम्र में अमूमन बहुत गहरी नींद आती है। वो भी सुबह तक बेखबर सोती रही और मेरा बिल्कुल भी जी न चाहा कि उसे जगा दूं। वो जितने हौसले और हिम्मत वाली होती, जितनी सख्त जान और बर्दाश्त वाली होती थी, तो आखिर औरत जात जिसकी तखलीक ही नाज उठवाने के लिए हुई है। एक मर्द की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औरत को हद तलवसे आराम और तहफ्फुज मुहैया करे। मैं एक सख्त जान सराय पर था। मुसलसल 48 घंटे मैं गैर आरामदेह मचान पे भूखे प्यासे बैठकर गुजार चुका था। सख्त किस्म की तरबियत के साथ अमली जिंदगी में भी मैं काफी बार इन तकलीफ दे मराहिल से गुजर चुका था। उस वक्त पथरीली चट्टान से टेक लगाकर रात गुजारना मेरे लिए चंदा दुश्वार नहीं था। सबसे बढ़कर मेरी जाने हयात का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मैं भला थकन और बेजारी कैसे महसूस कर सकता था। अमली जिंदगी और दौरान तरबियत पलवैशा ने भी काफी सख्तियां झेली थी, मगर इस वक्त उसकी जिंदगी में मैं शामिल नहीं था। अब उसने मुझे अपना सब कुछ मानकर खुद को मेरे हवाले कर दिया था और अपनी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज बनता था। सुबह सादिक के वक्त हल्के से किस्मसा कर वो उठ बैठी थी। राजू, क्या वक्त हुआ है? पता नहीं। मैंने जानबूझकर लाइल्मी का इजहार किया। थैले से टार्च निकालकर उसने घड़ी देखी। राजू, ये क्या हरकत है? उसके लहजे में गहरी खफगी छुपी थी। क्या हुआ? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। मुझे जगाया क्यों नहीं? पत्थर से टेक लगाए हुए मुझे भी नींद आ गई थी। झूठ बोलना कब से सीख लिया? जब से मालूम हुआ है कि तुम मेरे लिए कितनी नागुजीर हो। अच्छा, अब आप भी फलसफे न झाड़ें और सोचाएं। नमाज पढ़कर लेटूंगा। मैं उसका हाथ थाम कर सुलाने लगा। मेरे कंधे से टेक लगाकर वो खामोश बैठी रही। दूर कहीं मुअज्जिन की आवाज उपरी और हवा के दोष पर तैरता हुआ वो मुकद्दस ऐलान मेरे कानों में गूंजने लगा। उसके साथ ही विश्लाम गांव से भी अल्लाह पाक की किबरियाई के सदा बुलंद हुई और मैं पानी की बोतल उठाकर वुजू करने लगा। नमाज पढ़कर मैं स्लीपिंग बैग में घुसा तो मेरे करीब खिसकाई। चंदा, अभी रोशनी हो जाएगी, ख्वामुखा का तमाशा न बनाओ। ये तमाशा कैसे हो गया? वो मिस्तर हुई। मैं झिलाते हुए बोला, क्या तुमने मेरी हर बात न मानने का तहैया किया हुआ है? ठीक है, सोए आप। मेरी गोद में तो कांटे उगे हुए है ना। मुंह फैलाते हुए वो पीछे हट गई। मैं रजाई में सर देकर लेट गया। उस वक्त उसे मनाने का मतलब था उसकी बात मानना और यूं दिन की रोशनी में सबके सामने उसकी गोद में लेटना बेशर्मी ही तो थी। देखने वाले बेशक उसे एक नोखेज लड़का ही समझते हूँ, तब भी ये कोई फेल अच्छा नहीं था। इस इलाके में तो ये और भी काबिल एतराज हो जाता था। मैं ज्यादा देर नहीं सो सका था। जल्द ही फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, लेकिन इस मर्तबा होने वाली फायरिंग बेकार नहीं गई थी। खुशहाल खान का एक आदमी छाती में गोली लगने से जान की बाजी हार गया था, जबकि 3 जख्मी हो गए थे और इन जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक थी। काबुल खान से पता चला कि जहांदाद खान ने 3-4 निशानेबाज कहीं से मंगवा लिए थे। तमाम मोर्चों को खुशहाल खान ने हुक्म जारी कर दिया था कि बगैर आड़ की कोई हरकत न करे। दिन का खाना लेकर जाने वालों को भी उन्हीं स्नाइपर्स की फायरिंग का सामना करना पड़ा और एक आदमी जख्मी कराकर वो वापस पलट गए। 1 बजे के करीब काबुल खान पत्थरों और दरख्तों की आड़ लेता हुआ हमारे मोर्चे के करीब आया। जीशान भाई, अगर आप अपने पास मौजूद दूर मार राइफल आर्जी इस्तेमाल के लिए मुझे दे दें तो हमारा एक आदमी काफी अच्छा निशानेबाज है। कम अज कम हम भी जहांदाद खान का कोई आदमी जख्मी कर लें। इस्तेमाल तो मैं खुद भी कर लेता, मगर इसकी 25-30 गोलियां बची हैं और वो मैंने किसी बुरे वक्त के लिए बचा रखी हैं। तो इससे बुरा वक्त और क्या आएगा? काबुल खान के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। चलो फिर मैं ही कुछ करता हूँ। मैंने बैरट M107 के थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा ख्याल था कि शायद ये लड़ाई टल जाए, वरना दोनों जानिब मवाद होने की सूरत में ये लड़ाई ज्यादा जोर पकड़ सकती थी। लेकिन अब जहांदाद खान की तरफ से इतनी सख्त कार्रवाई के बाद हमारा भी मुंह तोड़ जवाब देने का हक बनता था। अगर वो अच्छे निशानेबाज मंगवा सकते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल खान के पास मैं भी मौजूद था। मुझे बैरट का थैला खोलते देखकर काबुल खान ने जल्दी से कहा, वैसे सरदार खुशहाल खान का मोर्चा फायर करने के लिए ज्यादा मुनासिब रहेगा। वहां से चारों जानब फायर किया जा सकता है। मैंने असबात में सर हिलाते हुए पलवैशा को कहा, तैयार हो जाओ। उसने अभी तक मुंह फुलाया हुआ था। मुझे कोई जवाब दिए बगैर उसने जल्दी जल्दी दोनों स्लीपिंग बैग थैले में डाले और थैले को मोर्चे से बाहर पत्थर की आड़ में फेंक कर खुद भी सरहद से मोर्चे से बाहर पत्थर की आड़ में हो गई। उसी वक्त एक गोली सामने वाले पत्थर से टकराई, गोया उनके स्नाइपर घात में थे। राजू, अभी ना आना। पत्थर से टकराती हुई गोली उसे भी नजर आ गई थी। मेरी जान खतरे में देखते हुए उसने नाराजी खत्म करके एक लम्हा भी नहीं लगाया था। मेरी जान खतरे में देखते हुए उसने नाराजगी खत्म करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक स्नाइपर अगर गोली चलाना जानता है तो उसे गोली से बचने के भी तरीके आते हैं। मैंने फौरन हल्की चादर का
गोला बनाकर क्लशिंकोव की बैरल पर लपेटा, उस पर अपनी टोपी रखी और बैरल को जरा सा आड़ से ऊपर उठा दिया। अगले ही लम्हे एक गोली शू करती हुई टोपी से चंद इंच ऊपर से गुजर गई। वो दरमियाने दर्जे का स्नाइपर था, वरना गोली को टोपी में पवस्त हो जाना चाहिए था। गोली की शू करके गुजरते ही मैं छलांग लगाकर मोर्चे से बाहर निकला। 1 सेकंड के वक्फे में पलवैसा के पास आड़ के पीछे हो गया। मैं जानता था कि राइफल को काक करके दोबारा शस्त्र लेने में स्नाइपर को 2-3 सेकंड लग जाते हैं। इसी वजह से मैं खौफ खाए बगैर ये हरकत कर गुजरा था। बैरट का थैला मैंने पहले से पुश्त पर लादा हुआ था। सफेद टोपी अपने सर पर रखकर मैंने क्लशिंकोव की बैरल से लिपटा कपड़ा खोलने लगा। काबिल खान ने तारीफी लहजे में कहा, ज़ीशान भाई, बहुत अच्छे अंदाज में धोखा दिया है दुश्मन को। मैं जवाबन बोला, जंग में तो ये धोखाबाजी चलती रहती है भाई। मुझे बाहिफाजत आड़ में पहुंचता देखकर पलवैचा के चेहरे पर छाई बेचैनी के आसार गहरे इत्मीनान में ढल गए थे। उस जगह से खुशहाल खान के मोर्चे तक हमें एक बड़ी चट्टान की आड़ मुयस्सर थी। हम झुके झुके आगे बढ़ने लगे। खुशहाल खान का मोर्चा वाकई बेहतरीन जगह पर मौजूद था। वो काफी परेशान नजर आ रहा था और वायरलेस पर मुसलसल अपने आदमियों को मोर्चे में दुबके रहने का हुक्म जारी कर रहा था। वहां पहुंचते ही हमें मालूम हुआ कि एक और आदमी स्नाइपर की गोली का शिकार बन चुका था। मकतूल को सर में गोली लगी थी। मैंने खुशहाल खान के मोर्चे में पहुंचते ही जल्दी से बैरेट M107 का थैला खोला और दूरबीन पलवैचा की जानब बढ़ाकर कहा, एहतियात से जायजा लो कि दुश्मन किस किस जगह थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, और खुद राइफल के पुर्जे जोड़ने लगा। राइफल जोड़ते ही मैंने 10 गोलियों वाली मैगजीन लगाकर राइफल काक की और उसके पीछे लेटकर पहले शुमाल की जानिब देखा, मगर उस तरफ फासला कम होने की वजह से जादाद के आदमी आड़ में थे। शमाल की समत से मैंने मशरक की समत शस्त्र तब्दील की तो अच्छी खासी हरकत होती नजर आ गई। 3 आदमी 2 दरख्तों के तनों के अक में बैठे गालबन दोपहर का खाना खा रहे थे। दोनों तनों के दरमियान में फुट भर का फासला था, जिससे 2 आदमियों के सर और एक के कंधे का थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। आगे मोर्चे में एक आदमी पत्थरों पर अपनी कोहनी टेके हमारी जानब फायर कर रहा था। उसका ऊपरी जिस्म बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने लेजर रेंज फाइंडर से फासला नापा, वो करीबन 1200 मीटर दूर थे। मैं टेलीस्कोप साइड की एलिवेशन नाप के जरिए मतलूबा रेंज लगाने लगा। पलवैचा अभी तक शुमाल की जानब कोई हरकत ढूंढ रही थी। अचानक वो मुझसे मुखातिब हुई। लगता है दरख्तों के ऊपर एक आदमी छुपा बैठा है। उसका जिस्म तो नजर नहीं आ रहा, मगर टहनियों की हरकत से पता चलता है कोई मौजूद है। ठीक है, उस जगह को ज़हन में रखकर और अहदाफ को तलाश करो, उसे कहकर मैं काबिल खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। काबिल खान, अगर दूरबीन पास है तो जरा उस तरफ देखना। मैंने उन्हीं 2 मोटे तने वाले दरख्तों की जानिब इशारा किया जिसके अक में दुश्मन खाना तनावल फरमा रहे थे। काबिल खान ने कहा, दूरबीन भी है और मैं उन आदमियों को देख भी चुका हूँ, लेकिन फासला कुछ ज्यादा लगता है, शायद वहां तक गोली न पहुंचे, बस इन्हीं की जानिब देखते रहो। काबिल खान को कहकर मैंने दाएं जानब बैठे आदमी के सर पर शस्त्र बांध ली, जिसके चेहरे की एक तरफ ही नजर आ रही थी। वो शख्स जो बिल्कुल मेरी जानिब रुक किए बैठा था, वो जरा आसान हदफ था और उसे मैंने दूसरी गोली के लिए चुना था। 2-3 सेकंड शस्त्र लेकर मैंने ट्रैगर दबा दिया और उसके साथ ही 1 सेकंड से कम वक्फे में राइफल को दोबारा काक करते हुए दोबारा गोली ताक दी। पहले वाले को गोली लगते देखकर काबिल खान ने नारा लगाया, वो मारा। उसके पहले नारे की गूंज खत्म नहीं हुई थी कि दूसरे की खोपड़ी में भी रोशनदान खुल गया था। दूसरा भी गया। काबिल खान दोबारा चहका। मैंने फौरन अपनी शस्त्र उस जानिब मोड़ दी जहां एक आदमी का ऊपरी धड़ मोर्चे से बाहर नजर आ रहा था। मैं उनके संभलने तक चंद एक को जहन्नम रसीद कर देना चाहता था। वो इसी जानिब मुतवज्जा था जहां 2 आदमी मेरी गोली का निशाना बने थे। यकीनन उनके तीसरे साथी ने चीख कर वावेला किया था जो वो इस तरह मुतवज्जा हुआ था, लेकिन अहमद की समझ में ये बात नहीं आई थी कि खुद आड़ में हो जाता। बैरेट M107 की ताकतवर गोली ने उसे पीछे की जानिब उछाल दिया था। उसी वक्त किसी की जोर शोर से चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो तमाम को आड़ में होने का कह रहा था। मैंने हैरानी से मुड़कर देखा, खुशहाल खान ने एक आइकाम भी पास रखा हुआ था जिस पर दुश्मन एक दूसरे से राब्ता रखे हुए थे। शाबाश ज़ीशान भाई, 3 तो गए काम से। काबिल खान मेरी पीठ थपकते हुए बोला, वैसे आपको बहुत पहले ये राइफल इस्तेमाल करनी चाहिए थी। पलू खान, अब उस जगह की निशानदेही करो। बैरेट की बैरल को शुमाल की जानिब मोड़कर मैं पलवैचा को मुखातिब हुआ। चूंकि खुशहाल खान को अभी तक मैंने पलवैचा की लड़की होने की बाबत नहीं बताया था, इस वजह से मैंने उसे बतौर लड़का ही मुखातिब किया था। काबिल खान को मैं पहले से मना कर चुका था कि वो किसी दूसरे को पलवैचा की असलियत से आगाह न करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोगों की निगाहों का मरकज बने। गो लड़के का रूप धारने के बावजूद उसके नए नक्श ऐसे थे कि हर आदमी बेख्तियार उसे घूरने लगता, लेकिन उसका लड़की होना मालूम होने पर यकीनन लोगों की दिलचस्पी उसमें और बढ़ जाना थी। वो मुझे मतलूबा जगह दिखाने लगी। वहां 3 दरख्तों के तने एक साथ मिले हुए थे और उनकी टहनियों ने मिलकर एक जाल सा बना दिया था। किसी भी स्नाइपर के लिए वहां मचान बनाना बिल्कुल आसान था। मैंने बैरेट की ताकतवर टेलीस्कोप साइड से उस दरख्त का जायजा लिया। टहनियों का मसनूई घनापन फौरन जाहिर हो गया था। जब
पलवाशा को वहाँ किसी आदमी के छुपे होने का शक हो गया था तो मेरे जैसे बारीक बीन स्नाइपर के लिए उसे देखना क्या मुश्किल था। जल्द ही मुझे उसकी राइफल की टेलीस्कोप साइट की चमक दिखाई देने लगी थी। वो चूंकि शुमाल की जानब मौजूद था और सूरज इस वक्त तकरीबन मेरी पुश्त पर चमक रहा था, इस वजह से उसके टेलीस्कोप के शीशे की चमक मुझे आसानी से नजर आ गई थी। टेलीस्कोप के शीशे को देखने के बाद मेरे लिए स्नाइपर के बकिया जिस्म का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं था। दाएं हाथ से फायर करने वाले स्नाइपर की दाहिनी आंख हमेशा आई ग्लास के साथ लगी रहती है, जबकि बाईं आंख बंद होती है। उसकी खोपड़ी का आंखों से ऊपर वाला हिस्सा शीशे से करीबन 3-4 इंच ऊपर होता है। उस दरख्त का हवाई फासला बमुश्किल 650 गज था। बेरेट M107 जैसी स्नाइपर राइफल के बाद इस फासले की अहमियत न होने के बराबर थी। रेंज लगाकर मैंने चमकते शीशे से 1 इंच ऊपर शिस्त ली। ट्रैगर दबाते ही उस दरख्त में जैसे भूचाल आ गया था। जोर से तड़पते हुए वो स्नाइपर पीछे को गिरा और फिर उसी दरख्त से उल्टा लटकने लगा। बेचारे का पांव कहीं ऊपर अटक गया था। मैंने अपनी शस्त वहीं बांधे रखी क्योंकि उसे उतारने के लिए किसी ने तो आना था। एकदम दुश्मन की जानिब से हथियारों के दहाने खुल गए। गोलियां जैसे बारिश की तरह बरस रही थी। मैं उस फायर का मकसद जानता था, मैं उस फायर का मतलब जानता था। वो फायरिंग के जोर में अपने स्नाइपर की लाश उतारना चाहते थे। मैं गोलियों के शोर से बेनियाज उसी लाश की जानिब मुतवज्जा रहा। यूं भी क्लचकोफ से इतने फासले पर किसी को भी शस्त्र लेकर निशाना नहीं बनाया जा सकता था। अलबत्ता इत्तफाकन किसी को गोली लग जाना एक दूसरी बात है। इस मुतल्लिक शायद मैं पहले भी सामीन को बता चुका हूँ कि हर हथियार की कारगर रेंज और वो फासला जहाँ तक उस हथियार की गोली नुकसान पहुंचा सकती है ये मुख्तलिफ होती है। वो हथियार जिनके साथ टेलीस्कोप साइट नहीं लगी होती उन पर मैकेनिकल साइट से फायर किया जाता है और ऐसी हालत में छोटे हथियारों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 मीटर होती है। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी गोली 300 के बाद कारगर नहीं रहती, बल्कि उसका मतलब ये है कि 300 मीटर तक एक फायरर उस हथियार से शस्त्र लेकर किसी हदफ को निशाना बना सकता है। गोली बिलाशुबा उस हथियार की 2-3 किलोमीटर तक किसी की जान ले सकती होगी। जैसे पाक आर्मी में इस्तेमाल होने वाली मशहूर राइफल G3 की कारगर रेंज तो 300 मीटर है, लेकिन उसकी गोली 3.5 किलोमीटर तक किसी की भी जान ले सकती है। मैकेनिकल साइट हर हथियार का हिस्सा होती है जो अलहदा नहीं की जा सकती। अलबत्ता जिस वक्त टेलीस्कोप साइट या नाइट विजन साइट इस्तेमाल हो रही हो तब मैकेनिकल साइट इस्तेमाल नहीं होती। मैकेनिकल साइट पर स्नाइपर राइफल का रेंज भी असल रेंज से कम होकर 300 रह जाती है। उनके लाश उतारने की बाबत मेरा अंदाजा सही साबित हुआ था। एक आदमी ने दरख्त के तने की आड़ लेकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर लटकती हुई लाश तक रसाई हासिल करना चाहिए, मगर लाश उससे दूर थी। मजबूरन एक कदम आगे बढ़कर उसने लटकती लाश के कंधों से थाम कर नीचे की तरफ झटका दिया और उसके साथ ही मैंने भी ट्रैगर दबा दिया था। दरख्त से लटकती लाश और उसे नीचे उतारने वाला इकट्ठे ही नीचे गिरे थे। अलबत्ता लाश उतारने वाले बेचारे की किस्मत में चंद लम्हे तड़पना बाकी था। उसी वक्त आईकाम पर दुश्मन के किसी कमांडर की चीखती हुई आवाज आई, लाशों के करीब कोई नहीं जाएगा और न कोई बेवकूफ आड़ से सर बाहर निकालेगा। जब सबको मालूम है कि वो खबीस वहीं छुपा है तो बेहतियाती न करो। ये खबीस किसको कह रहा है? काबुल खान ने मेरे करीब बैठकर मेरी पीठ थपकते हुए पूछा। मैं खिसियानी हंसी से बोला, क्या पता, यकीनन आप वही SS हैं जिसकी तारीफ काफी हफ्तों से सुनता आ रहा हूँ, मगर यकीन नहीं आता था। आज अपनी आंखों से देख लिया। काफी देर से खामोश बैठे खुशहाल खान ने तहसीन अमेज लहजे में कहा, सरदार क्या इसकी गोलियां मिल सकती हैं? मैंने थैले में से बेरेट M107 की एक गोली निकालकर उसकी जानब बढ़ाई। गोली को घूरते हुए वो पुरख्याल लहजे में बोला, मिलनी तो चाहिए। मैंने दबे दबे जोश से पूछा, मगर कहाँ से? वाना में होंगी, नहीं तो अफगानिस्तान से लाजमन मिल जाएंगी। फिर क्या फायदा? मेरा जोश साबुन की झाग की तरह बह गया था। फायदे से आपकी क्या मुराद है? काबुल खान हमारी गुफ्तगू में मखल हुआ। आपको पहले भी बताया है कि इसकी गोलियां कम हैं और हमें मजीद गोलियों की जरूरत पड़ेगी, वरना इस राइफल को उठाए फिरना एक बेकार वजन ही तो है। तो भाई कह तो रहा हूँ कि वाना या अफगानिस्तान से मिल जाएंगी। मैं बेबसी से हंसा, वहां जाएगा कौन? वाना तो अभी एक आदमी को रवाना कर देते हैं। अगर यहाँ से ना मिली तो कल सवेरे किसी को अफगानिस्तान भेज देंगे। और ये जो चारों तरफ जहादात खान के आदमियों ने घेरा डाला हुआ है, मैंने उसे असल मसले की तरफ मुतवज्जा किया। दोनों कबीले औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कुछ नहीं कहेंगे। हमारे कबीले की उम्र रसीदा मर्द मोटरसाइकिल पर बैठकर आसानी से वाना या कहीं और जा सकते हैं। बहुत अच्छा, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। फिर किसी को अभी भेज दो। ठीक है, लेकिन गोली का नमूना भेजने की बजाय आप इस राइफल का नाम लिख दें। मैंने कोयले से माचिस की डब्बी की अंदरूनी जानिब बेरेट M107 का नाम लिखकर उसकी जानिब बढ़ा दिया।
ये मैं खुद किसी को देकर आता हूँ। माचिस की डब्बी का टुकड़ा जेब में डालकर वो मोर्चे से निकल गया। पुरशोर फायरिंग एक मर्तबा फिर इक्का दुक्का फायर में तब्दील हो गई थी। पलवशा हमारी बातों से बेनियाज दूरबीन आंखों से लगाए दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थी। मैंने भी दोबारा टेलीस्कोप साइड के अदसे पर आंख टिका दी थी। पलवाशा ने मुझे मुतल्ला करते हुए कहा, 2 आदमी एकदम दरख्तों से उतर कर नीचे पत्थरों में छुप गए हैं। उसी वक्त बताना था। आप सरदार से महवे गुफ्तगू थे। जब तक आप शस्त्र लेते वो गायब हो चुके थे। यकीनन वो दोनों भी स्नाइपर थे और अपने साथी का अंजाम देखने के बाद उन्होंने नीचे उतरने में आफियत समझी। ऐसा इसका नाम बड़ों बड़ों का पित्ता पानी कर देता है। पलवशा फखरिया अंदाज में हंसी। तुम्हें तो कभी डर नहीं लगा? मैंने अपनी शस्त्र शुमाली पहाड़ी से मशरकी पहाड़ी पर मुंतकिल करते हुए मज़ाहिया लहजे में कहा। उसने पीछे मुड़कर खुशहाल खान को देखा जो इस वक्त अपने आदमियों को नए अहकामात जारी कर रहा था। उसे मसरूफ देखकर मेरी जानिब मुतवज्जा हुई। मुझे अपने राजू से क्यों कर डर लगने लगा। मेरे पेट में उंगली चुभोते हुए लाड भरे लहजे में बोली। मैंने शरारती लहजे में पूछा, जिस वक्त फेंटी लगाई थी उस वक्त भी डर नहीं लगा था? डर नहीं लगा था, बस गुस्सा आया था। और उसके बाद अगर आप सरदार भाई के सामने मुझे पिटाई करने की वजह बयान न करते तो शायद मैं उसी रात आप पर हमला कर देती। और वजह सुनकर आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? हम दोनों दबी दबी जुबान में बातें कर रहे थे ताकि खुशहाल खान तक हमारी आवाज़ न पहुंच जाए, मगर हमारी एहतियात बेकार गई थी क्योंकि वो मोर्चे के दूसरे कोने में बैठा हर आदमी से ताज़ा सूरत हाल पूछ रहा था। सरदार का अपना मोर्चा उस पहाड़ी के करीबन दरमियान में था और वो कोई छोटी सी पहाड़ी नहीं थी, काफ़ी फैली हुई और वसी पहाड़ी थी। इससे पहले भी 2 मरतबा वो कबील खान के कबीले से यहीं पर रहकर जंग लड़ चुके थे। कबील खान के आदमियों का जिस्मानी हमला रोकने के लिए पहाड़ी के निचले हिस्से में भी उसके आदमी मौजूद थे, मगर वो ऐसे मजबूत मोर्चों में मौजूद थे कि नशीब में होने के बावजूद दुश्मन के फायर से महफूज थे। खुशहाल खान के लश्कर के जख्मी और मरने वाले तमाम आदमी बुलंदी के मोर्चों पर ही निशाना बने थे। नीचे वालों को एक फ़ायदा घने दरख्तों का भी हासिल था और घने दरख्तों ही की वजह से खुशहाल खान ने आदमी नशीब में रखे थे कि उन दरख्तों का फ़ायदा उठाकर दुश्मन आसानी से ऊपर तक पहुंच सकता था। नहीं, माफ़ नहीं किया था, मगर फिदा हो गई थी। पलवशा ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में जवाब दिया, ये तो खैर मैं पहले से जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इतनी खुशकिस्मत भी हूँ। अपनी खूबसूरती की बहुत दावेदार हो, इसमें शक की क्या है? उसने हस्बे साबिक फखरिया लहजे में कहा और दूरबीन दोबारा आंखों से लगा ली। वो शुमाल की जानिब मौजूद पहाड़ी पे दुश्मनों को खोज रही थी और मैं मशरकी पहाड़ी पर अपनी शस्त्र गाड़े हुए था। मशरकी पहाड़ों की बुलंदी से एक आदमी दरख्तों की आड़ लेकर मुझे नीचे उतरता नजर आया। मैंने उसका फासला नापा, वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। उतराई में आने की वजह से उसका फासला कम हो रहा था, मगर वो बड़ी एहतियात से हरकत कर रहा था। एलिवेशन नाप को मतलूबा रेंज पर घुमाकर मैंने उस पर शस्त्र बांध दी। मैं उसकी किसी गलती का मुंतजिर था। जल्द ही उसने मुझे ये मौका दे दिया। एक बड़े पत्थर की आड़ में होकर उसने अपना सर पत्थर से ऊपर निकाला और हमारी पहाड़ी का जायजा लेने लगा। अगर मेरी पहले से उस पर नजर न होती तो यकीनन इतने फासले से पत्थर की आड़ से निकला हुआ उसका सर न देख पाता। मैंने सरात से उसका फासला दोबारा नापा और मतलूबा रेंज लगाकर शस्त्र लेते हुए ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज़ सुनते ही खुशहाल खान ने कहा, मेरा ख्याल एक और अपने सरदार कबील खान के पास पहुंच गया है। आपके अंदाजे को कौन गलत कह सकता है सरदार? यकीन करो, आपने मेरे दिल से अपने मरने वाले आदमियों के गम का बोझ हल्का कर दिया है। अब मुझे इत्मीनान है कि जहां दाद ही घुटने टेकेगा और 1-2 दिन के अंदर जरगा बुलाने का सोचेगा। आप बस इस राइफल की गोलियों को बंदोबस्त कर दें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। गोलियां उम्मीद है कल सुबह तक पहुंच जाएंगी, नहीं तो अगली सुबह को तो लाजमन पहुंचेंगी। पलवाशा ने मुझे पुकारा, राजू हरकत नजर आ रही है। किस तरफ? मैं फौरन उस तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने मतलूबा दरख्त की निशानदही की। वो भी मचान बनी हुई थी और अंदर बैठे अनाड़ी स्नाइपर के हरकत करने की वजह से टहनियां हिलने लगी थीं। वो इस इलाके में पहाड़ी बुलंदियों पर अमूमन तेज हवा चलती रहती है, लेकिन उस दिन खुशकिस्मती से हवा बिल्कुल साफ थी। 700 मीटर दूर उस दरख्त पर शस्त्र साध कर मैं छुपे हुए आदमी की जगह का तयन करने लगा। इतने फासले से घनी झाड़ियों के अंदर आदमी की पहचान नहीं हो सकती और अगर वो बेहिस हरकत बैठा रहता तो यकीनन मैं उसकी जगह का तयन न कर सकता। मगर इंसान की फितरत है कि वो मुसलसल साकन नहीं बैठ सकता। अलबत्ता किसी स्नाइपर को कड़ी तरबियत की भट्टी से गुजार कर इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो बेहिस हरकत कई घंटे गुजार दे, चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों के काटने पर भी हरकत न करे और न उन्हें अपने जिस्म से दूर छटके। उस्ताद राव तसव्वुर साहब तो अपने एक दोस्त स्नाइपर का वाकया सुनाया करते कि दुश्मन के इलाके में एक बार उन्हें 2 मरतबा बिच्छू ने डसा, लेकिन वो इसी तरह बेहिस हरकत बैठे रहे। और यही खुसूसियात एक अच्छे और अनाड़ी स्नाइपर में फ़र्क जाहिर करती हैं।
मेरे हदफ स्नाइपर से भी ज्यादा देर साकन न बैठा रहा गया और उसने पहलू तब्दील करते हुए हरकत की। साथ ही हाथ में पकड़ी राइफल को नीचे रखा था। उसके साथ ही मेरे दिमाग ने उसकी जिस्मानी सारी हैत का खाका बुना लिया था। उसी वक्त पलवाशा ने मुझे दोबारा आवाज दी, राजू वो फिर हरकत कर रहा है। हाँ चंदा, बस अब उसकी जिंदगी का आखिरी बार हरकत करना बाकी रह गया है। ये कहते ही मैंने ट्रैगर दबा दिया। दरख्त की शाखों में जोरदार हरकत पैदा हुई और मिनट भर वो हरकत कायम रही। यकीनन गोली उसे सर में नहीं लगी थी, वरना वो इतनी देर न तड़पता। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की टहनियां पुरसकून होती गईं। उसका मचान यकीनन अच्छे तरीके से बनाया गया था कि वो नीचे नहीं गिरा था। राजू, अगर आपकी बाकी सारी खूबियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तब भी आपकी निशानाबाजी की सलाहियत मुझे दीवाना बनाने के लिए काफी है। बच्चे जीशान भाई के तो हम भी दीवाने हो गए हैं। जाने किस वक्त खुशहाल खान हमारे पीछे आकर दूरबीन आंखों से लगाए उस जानिब देख रहा था। शायद जिस वक्त मुझे पलवाचा ने हदफ के बारे बतलाया था उसी वक्त वो अपनी गुफ्तगू छोड़कर हमारे करीब आ गया था। पलवाचा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो दोबारा बोला, मेरे हिसाब में तो ये 7वां था। पलवाचा ने उसकी तायद करते हुए, आपका हिसाब बिल्कुल दुरुस्त है सरदार। हमारे 2 आदमी जान की बातें हारे हैं। 2 के मुकाबले में 7 आदमी कोई बुरा सौदा नहीं है। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। अचानक तड़तड़ाहट की खौफनाक आवाज उभरी। 3-4 गोलियां हमारे मोर्चे की अकबी दीवार से टकराई थीं। मेरा दिल धक से रह गया। 12.7 mm गन की तड़तड़ाहट को मैं अच्छी तरह से जानता था। हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली यह गन जितनी तबाही फैला सकती थी उस बारे मुझे अच्छी तरह मालूम था। तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनते ही खुशहाल खान भी फौरन बैठ गया था। एक नई मुसीबत आ गई। वो बड़बड़ाया। मैंने पूछा, आपके पास 12.7 mm गन मौजूद नहीं है सरदार? फिलहाल तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता खरीदने का इरादा जरूर रखता हूँ। कहकर मैं पलवाचा की जानिब मुतवज्जा हुआ। पल्लू खान, इस गन का मोर्चा तलाश करो। उसने फौरन कहा, उसी पर नजर रखे हुए हूँ। उसी वक्त गन एक मरतबा फिर गरजी। इस मरतबा पहले से भी लंबा बरस्ट फायर किया गया था। हम दोनों ने फौरन उसका मोर्चा तलाश कर लिया था। 12.7 की रेंज काफी ज्यादा थी, लेकिन उसकी खामी ये थी कि उसको फायर करने वाले को उसके पीछे खड़े होकर फायर करना पड़ता था और इस तरह फायर करने वाले के लिए खुद निशाना बनने का खतरा मौजूद रहता था। गन की लंबी टांगों को अगर मुकम्मल खोल कर बिछा दिया जाता तो इसका फायरर अकब में बैठकर या लेटकर भी फायर कर सकता था, लेकिन इस तरह भी फायरर के लिए खतरा बहरहाल मौजूद होता। यूं भी गन से फायर करते हुए जरूरी था कि फायरर शस्त बांध कर फायर करे और गन को मुख्तलिफ अहदाफ पर फायर करने के लिए घुमाना पड़ता। ऐसी सूरत में मोर्चे के होल को थोड़ा खुला बनाना पड़ता और होल का खुला होना स्नाइपर्स को दावत देने वाली बात थी। मैंने फौरन हॉल पर शस्त बांध ली थी। गन करीबन 1300 मीटर के फासले पर मौजूद थी। दरख्तों के झुंड में पत्थरों की एक दीवार बनाकर उसके पीछे गन को खड़ा कर दिया गया था। बगौर देखने पर मुझे उसके पीछे कोई भी आदमी खड़ा नजर न आया। जो भी उस गन के अक में मौजूद था, या तो वो जल्दी जल्दी ट्रैगर दबा कर बैठ जाता या वो बैठे बैठे ही बगैर शस्त लिए ट्रैगर दबा रहा था। गन के दोबारा गरजने पर मुझे मुअख्खर जिक्र बात सही लगी कि कोई हेवला भी गन के पीछे नजर नहीं आ रहा था। यही बात पलवाचा ने भी पूछी, राजू कोई फायर करने वाला तो नजर नहीं आ रहा? मैंने जवाब दिया, वो बैठकर बगैर शस्त्र लिए फायर कर रहा है। ये मालूम होने के बाद भी मैं उसी जानिब निगरान रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुसलसल फायर के बाद यूं ही गन की एक मैगजीन खाली होती, फायरर लाजमन दूसरी मैगजीन चढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऊपर होता। 12.7 mm गन पर गोलियों का बेल्ट चढ़ाकर फायर किया जाता है, लेकिन खुद वो बेल्ट मैगजीन में रखना होता है। जल्दी ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता नजर आया। फायरिंग में जरा सा वक्फा आया। किसी ने बैठे बैठे नई मैगजीन गन के साथ लगाई और गोलियों की बेल्ट की पहली गोली को मखसूस जगह पर रखने के लिए उसने जरा सा सर ऊपर किया और बेल्ट को गन के फीड ट्रे में रखने की हसरत दिल में लिए वो पीछे को उलट गया। मैंने फौरन राइफल को दोबारा काक करके उसी जगह शस्त कायम कर ली, लेकिन उसके बाद किसी को ये बेवकूफ़ी करने का ख्याल ना आया। अब उसे स्नाइपर्स की हड़धर्मी कहें या साबित कदमी कि वो इतनी जल्दी किसी जगह की शस्त लेना नहीं छोड़ते। मैं भी उसी जानिब निगरान रहा। 10-15 मिनट बाद पलवाचा ने मुझे एक और जानिब मुतवज्जा किया। दरख्तों के अक में लेटे हुए आदमी ने सर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल कर शायद किसी से बात की थी। मेरी शस्त लेने तक वो दोबारा दरख्त के अक में हो गया था। 1-2 मिनट वहीं शस्त बांधे रखने के बाद मैं अपनी शस्त दोबारा मोर्चे पर ले जा ही रहा था कि उसने दोबारा सर बाहर निकाला। इस मर्तबा उसका कंधों तक जिस्म दरख्त की आड़ से बाहर आया था। आगे को झुककर वो कोई चीज उठा रहा था जो दरख्त से थोड़े फासले पर मौजूद मोर्चे से उसके साथी ने फेंकी थी।
मज़कूरा चीज़ सिगरेट नस्वार या इसी किस्म की कोई और चीज़ हो सकती थी। मैंने ट्रैगर दबाकर मौसूफ की जान उस लत से हमेशा के लिए छुड़ा दी। अब उसे ना सिगरेट की ज़रूरत थी और ना नस्वार की हाजत। वो इसी तरह आधा दरख्त की आड़ से बाहर और आधा दरख्त के पीछे पड़ा रह गया था। इसी के साथ ही मैं फ़ौरन अपनी शस्त 12.7 mm के मोर्चे पर ले गया। आखिरी मकतूल 12.7 mm के मोर्चे से 50-60 गज के फासले ही पर पड़ा हुआ था। अपने साथी को गोले लगते देखकर उसने सोचा शायद मैं किसी और तरफ मसरूफ़ हूँ और इस मौका से फ़ायदा उठाकर वो गन को लोड कर सकता है। ये गलती बेचारे को ले डूबी। उसी वक्त आईकाम सेट दुश्मन के किसी कमांडर की तरफ से मुझे गंदे गंदे इल्काबात से याद करते हुए अपने तमाम आदमियों को हल्की सी हरकत से भी सख्ती से मना किया जाने लगा। उसकी झिलाई हुई खौफजदा और चिड़चिड़ी आवाज़ सुनकर खुशहाल खान कहका लगाकर हंस पड़ा था। वैसे अब मुझे यकीन हो गया है कि अददी बर्तरी के बावजूद जहांदाद खान को इस लड़ाई में शिकस्त होगी, क्योंकि हम पर हमला करने की जुरात वो कर नहीं सकता कि मेरे आदमी मोर्चों में तैयार बैठे हैं और उसके पास एसएस जैसा कोई निशानेबाज मौजूद नहीं कि वो हमें मुंह तोड़ जवाब दे सके। इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी खुशहाल खान, मैंने पत्थर से टेक लगाते हुए आरामदेह हालत बनाते हुए एतमाद से कहा। पलवचा अलबत्ता अब तक शस्त्र लिए हुए थी। खुशहाल खान के आदमी वक्तन फवक्तन इक्का दुक्का फायर करके अपने जागने का सबूत दे रहे थे। दुश्मन की तरफ से कभी कभी एकदम पुरजोर फायरिंग शुरू हो जाती और कभी कभी बिल्कुल खामोशी छा जाती। घंटा भर शुमाल और मशरकी इतराफ में दुश्मन की हरकत देखने की कोशिश करने के बाद पलवचा मोर्चे के मुखालिफ जानब आई और जनूब की समत देखने लगी। जनूब की जानिब उनके मोर्चे ज्यादा फासले पर थे। जनूब से वो मगरब की समत निगरान हुई और 2-3 मिनट बाद उसने जोश भरे अंदाज में कहा, राजू इधर आकर देखो ना। मैंने उसके करीब होते हुए पूछा, ऐसी खास चीज क्या मिल गई है? दूरबीन मेरी जानब बढ़ाकर वो मगरिब की जानिब एक ऊंची टीकरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, उस बुलंदी पर खड़े आदमियों की तरफ देखो। मैंने मज़कूरा समत में देखा। ताकतवर दूरबीन मुझे उस जगह 4 दराज कामत आदमियों की खड़े होने की निशानदही कर रही थी। बिल्कुल आगे खड़े हुए उस आदमी के सर पर सफ़ेद कराकली टोपी और सफ़ेद कपड़ों पर पहनी काली स्याह वास्कर से मुझे लगा वो जहादाद खान है। उसके अक्म में खड़े 3 लंबे तिरंगे मुहाफ़िज़ जिनके सर पर पगड़ियाँ बंधी थीं, वो भी ख्याल की तस्दीक कर रहे थे और यकीनन पलवैशा ने भी उसे पहचान लिया था। खुशहाल खान भी हमारे करीब आकर खड़ा हुआ था। दूरबीन आंखों से लगाए बगैर वो बोला, आप लोग गालबन जहादाद खान की पहचान कर रहे हो, आपको कैसे पता? पिछली लड़ाई में सरदार कबील खान ने भी उसी जगह अपना डेरा लगाया था। मैं जानता था कि पलवैशा ने मुझे क्यों उस जानिब मुतवज्जा किया था। मैंने फासला नापने वाला आला निकाल कर फासला नापा। वो 2500 मीटर दूर था। बैरट M107 का मुकम्मल रेंज 1850 था, इस लिहाज से वो 750 मीटर दूर था। आला वापस थैले में डालते हुए मैंने पलवैशा की तरफ देखकर मायूसी भरे अंदाज में सर दाएं बाएं हिला दिया। वहां तक गोली नहीं जाती। उसने जुबान से भी तस्दीक चाहना जरूरी समझा था। इस राइफल की रेंज 1850 मीटर तक है और वो 2500 मीटर दूर खड़ा है। मैंने वजाहत की, अगर आप मगरबी किनारे से उसे निशाना बनाने की कोशिश करें तो फिर पलवैचा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी बात मेरे दिल को भी लगी थी। मैंने एक बार फिर आला निकाल कर जिस पहाड़ी पर हम मौजूद थे उसके इंतहाई मगरब कोने पर मौजूद एक घने दरख्त का फासला नापा। वो फासला तकरीबन 240 मीटर था। अगर उन घने दरख्तों पर मचान बनाई जाए तो शायद कोई उम्मीद निकल आए। मैंने इम्कानी लहजे में कहा, आपका मतलब है मगरबी कोने में मौजूद दरख्तों पर फायर करने की जगह बनाकर जहादाद खान को निशाना बनाया जा सकता है? खुशहाल खान ने हमारी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ करते हुए जोश भरे लहजे में पूछा, 100% यकीन नहीं है, कुछ उम्मीद तो मौजूद है ना? वो खासा पुरजोश था। इस मरतबा मैंने असबात में सर हिला दिया था। उसने फौरन कहा, बस ठीक है, आज रात को मैं उन दरख्तों पर फायर की जगह बनवा दूंगा। आपके आदमियों से तो वो जगह नहीं बनेगी, मुझे खुद ही कोशिश करना पड़ेगी। आपका हाथ ही बटा लेंगे। खुशहाल खान ने इस तरारी अंदाज में हाथ मरोड़े। कबाइल की लड़ाई में किसी कबीले के सरदार का मरना बहुत बड़ी बदबख्ती और शर्म की अलामत था। एक कबीले के लिए अपने सरदार की हिफाजत न करना मर जाने का मकाम था। मैं पथरीली चट्टान से टेक लगाकर आराम करने लगा। सारी रात नींद न करने की वजह से सुस्ती जैसी महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद होती देखकर पलवैशा ने फौरन थैले से 2 स्लीपिंग बैग निकाल कर नीचे बिछा दिए और मुझे उन पर लेटने का इशारा किया। मेरे होंठों पर शुक्रगुजारी की मुस्कुराहट उभरी और मैं उन स्लीपिंग बैग्स पर लेट गया। एक हल्की चादर मुझे उड़ाकर उसने आहिस्ता से मेरा सर दबाया और दोबारा मशरकी और शुमाली जाने मौजूद दुश्मन की तरफ मुतवज्जा हो गई।
आंखें बंद करते हुए मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। शादी होने से पहले ही उसने बीवी की जगह संभाली थी। मेरी छोटी मोटी जरूरतों पर उसकी यूं नजर होती थी कि मैं हैरान रह जाता था। चंद दिनों के अंदर हमने सदियों का सफर तय कर लिया था। वो मेरी ऐसी मिजाज आशना बन गई थी कि मेरे चेहरे से हवीदा तासरात से बात की तह तक पहुंच जाती थी। मेरी सोचों की रो थोड़ा सा पीछे को चली और मुझे उससे पहली बार का मिलना याद आ गया। कितनी बेदर्दी से मैंने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं यूं जालमाना अंदाज में ज़दोकोब कर रहा हूँ वो मुझे इतनी प्यारी हो जाएगी कि उसकी हल्की सी तकलीफ भी मुझे गवारा नहीं होगी। नींद आने तक मैं उसकी सोचों में खोया रहा, बल्कि सोने के बाद भी उसकी सोचें मेरे ख्वाबों की ज़ीनत बनी रहीं। शाम की अजान के साथ मुझे पलवाशा ने जगा दिया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। पता है, आपकी राइफल से 3 गोलियां चलाकर मैंने भी एक आदमी मार गिराया है, मतलब 2 गोलियां जाया कर दी। तो क्या आपने जिंदगी में कोई गोली जाया नहीं की? उसने मुंह फुला लिया था। बात तरबियत की नहीं, अमली जिंदगी की है। स्लीपिंग बैग से निकलकर मैंने पानी की बोतल उठाई और मोर्चे के कोने में वुजू करने लगा। मुआजरत चाहता हूँ, आपकी राइफल को बगैर पूछे हाथ लगा दिया। खुशहाल खान की वजह से उसने लड़कों के अंदाज में बात की थी। वुजू करके मैंने शाम की नमाज अदा की और उसके पास जा बैठा। दुश्मन को गोली किस जगह लगी थी? मैंने संजीदा लहजे में पूछा। आपसे मतलब? शाबाश की उम्मीद में उसने मुझे जगाते ही ये खबर सुनाई थी, इसलिए मेरी तनकीद उसे हसम नहीं हुई थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा, अच्छा मैं अगर तुम्हारी तारीफ कर देता तो तुम्हें क्या मिल जाता? वो तुर्की बोली, अगर आप मेरी तारीफ कर देते तो आपका क्या चला जाता? अच्छा अभी कह देता हूँ। शाबाश, पहली बार तीसरी गोली पर बंदा मार गिराना इतना आसान नहीं होता। जहर लग रही है मुझे आपकी तारीफ, जले कटे अंदाज में कहते हुए उसने उठने की कोशिश की। मैंने उसे बाजू से पकड़कर वापस बिठाते हुए कहा, ये इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। न जाने मेरे लहजे में ऐसी कौन सी बात थी कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतनी जल्दी परेशान न हुआ करें, आपसे खफा होना मेरे बस में ही नहीं है, मैंने दबी जुबान में कहा। और ये जो मेरे करीब से उठकर भागी जा रही थी वो लाड कर रही थी अपनी राजू से। मेरा हाथ अपने प्यारे हाथों में थाम कर वो सुलाने लगी। काबुल खान खाना लेकर वापस पहुंच गया था। खुशहाल खान उसे दुश्मन के 11 बंदों की हलाकत की खुशखबरी सुना रहा था। कबील खान के आदमी यूं ही सुवैसे से खौफजदा नहीं थे। आखिर कोई बात तो थी ना? काबुल खान ने तहसीन अमेज लहजे में कहा। खाना खाने के दौरान खुशहाल खान ने काबुल खान को बता दिया था कि हमारा कल का प्रोग्राम क्या है। काबुल खान खुश होते हुए बोला, इसका मतलब है आप लोग लड़ाई के तूल खींचने पर राजी नहीं है। मैंने कहा, इरादा तो ऐसे ही है, बस दुआ करो कि वो रेंज में आ जाए। काबुल खान ने कहा, सीधी बात तो ये है जीशान भाई, हमें आप पर कुछ ऐसा एतमाद और यकीन हो गया है कि अगर वो रेंज में ना भी आया तब भी आप उसे मार गिराएंगे। आपका हुस्न नज़र है काबुल खान, वरना नामुमकिन का वकू करामत के ज़मरे में आता है और करामत का ज़हूर औलिया इकराम का खासा है। काबुल खान फलसफियाना लहजे में बोला, अहले फन अपने मैदान में महारत का सबूत देते रहा करते हैं। अहले फन हूँ कि नहीं, अलबत्ता अपना पूरा जोर लगाऊंगा। अंधेरा गहरा होते ही हम पहाड़ के गरबी हिस्से की जानिब चल पड़े थे। आसमान पर बादल जमा हो गए थे, जिसकी वजह से अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। उस इलाके में मौसम अमूमन खराब ही रहता है। तेज हवा, बादल, बारिश और बर्फबारी इस इलाके की खसूसियात में से है। बिल्कुल मगरबी किनारे पर 2 ऊंचे दरख्त मुझे मचान बनाने के लिए बेहतर लगे। ऊंचे दरख्तों का इंतखाब मैंने फासले को कम करने के लिए किया था। गो चंद फुट का फासला कोई मानी नहीं रखता था, मगर मैं कोई भी इम्कान नजरअंदाज नहीं कर सकता था। टार्च के ऊपर कपड़ा लपेटकर मैंने उसकी तेज रोशनी को मद्दम कर दिया था ताकि उसकी रोशनी दूर तक न जा सके। एक छोटी सी कुल्हाड़ी और चंद रस्सियां लेकर मैं अकेला ही ऊपर चढ़ गया कि यह काम उनमें से कोई भी मुझसे बेहतर नहीं कर सकता था। मुझे 2 घंटे ऊपर ही गुजारने पड़ गए थे। मचान बनाकर मैं नीचे उतरा। काबुल खान, पलवैशा और खुशहाल खान उस दरख्त के नीचे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे नीचे उतरते ही पलवैशा फिक्रमंदी से बोली, राजू, जिस दरख्त का इंतखाब आपने किया है यहाँ छुपाव का इतना ज्यादा इंतजाम नहीं है। यहाँ आप दुश्मन के स्नाइपर्स का निशाना बन सकते हैं। इम्कान तो है। मैं हल्के से मुस्कुराया। उसने 2 टोक लहजे में कहा, बस फिर आप यहीं जमीन से फायर करना, ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं। मगर की जरूरत नहीं और वापस चलें। झगड़ालू बीवियों के से अंदाज में कहते हुए वो मोर्चे की जानिब बढ़ गई। मैं बेबसी से सर हिला कर रह गया था। उस समय उसने हमारा इंतजार करने की जहमत नहीं की थी। एक बात कहूं, खफा तो नहीं होंगे जीशान साहब? खुशहाल खान धीमे लहजे में मुस्तफसर हुआ। नहीं सरदार, आप बेफिक्र होकर बात करें। मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। बिल्कुल करीब होने के बावजूद अंधेरे में उसका हल्का सा हिवला ही नजर आ रहा था। आपके मामले में आपके दोस्त की आदतें बिल्कुल लड़कियों जैसी हैं। भला वो कैसे? मैं उसकी बात पर हैरान रह गया था, जबकि काबुल खान गला खंकार कर रह गया। कल दोपहर को आप लेटे थे
तो 2-3 बार आपके ऊपर चादर दुरुस्त की और फिर मैं मुखाबरे पर बात कर रहा था तो मुझे भी कहने लगा कि सरदार अगर महसूस न करो तो आहिस्ता बात करो, कहीं वो झाग न जाए। और फिर अभी देखो कैसे दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुना कर चल दिया। इसे बताओ भाई, लड़कों के चलन ये नहीं होते। ये भी खूब कही सरदार। मैंने पलवैशा के लड़की होने की बात मजीद राज में न रखने का फैसला करते हुए कहा, बहरहाल आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मेरी मंगेतर है। क्या? खुशाल खान हकीकी तौर पर उछल पड़ा था। हाँ, ये सच है और इस बारे सिर्फ काबुल खान को मालूम है। अब आपसे भी यही दरख्वास्त है कि इस बात को अपने तक ही महदूद रखें। मगर इसे लड़कों का रूप धारने की क्यों जरूरत पेश आ गई? ये लंबी कहानी है सरदार, फिर कभी सही। वैसे आपको इसे यूं अपने साथ खतरों में नहीं घसीटना चाहिए था। इस बारे आप काबुल खान से पता कर लें कि यहाँ तक आते हुए हमारे दरमियान कितनी लड़ाई हुई थी। वो लड़ने मरने पर उतर आई थी। तो इसे इतना सर पर न चढ़ाओ ना। खुशाल खान संजीदा लहजे में मशवरा देने लगा। मैंने बेबसी से कहा, यह बात भी मेरे बस से बाहर है। ठीक है, फिर भुगतो। खुशाल खान ने कहका लगाया। काबुल खान ने उसका साथ दिया था। मेरे होठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने के साथ हवा की शिद्दत में भी थोड़ी सी तेजी आ गई थी। मोर्चे में जाते ही सरदार खुशाल खान ने काबुल खान को कहा, इन दोनों को बैठक में ले जाओ, मौसम के तेवर ठीक दिखाई नहीं देते। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, यह नहीं हो सकता सरदार। आपको अपनी बहादुरी का सबूत देने के लिए बिल्कुल भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कितने पानी में हैं। दो अकेले आदमी अगर कबील खान जैसे सरदार से टकरा कर इसे फना कर सकते हैं तो इन हालात में उनके डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं आपको किसी मकसद की खातिर भिजवा रहा हूँ। कल का दिन बहुत अहम है और मैं नहीं चाहता मौसम की वजह से आपकी सेहत थोड़ी सी भी खराब हो। इतना कहकर वो हल्के से हंसा। अलबत्ता आपका दोस्त यहीं रात गुजारना चाहे तो मुझे एतराज नहीं होगा। मैं क्यों यहाँ रात गुजारूंगा? पलवैशा बिगड़ कर बोली, मैं राजू के साथ ही जाऊंगा या हम दोनों यहीं रहेंगे। एसएस को तो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि कल उसे अहम काम सरंजाम देना है। आप किस सूची में जाना चाहते हैं? खुशाल खान उसे तंग करने पर तुला था। मैं अपने दोस्त के साथ ही रहूंगा। आप तो यूं बात कर रहे हैं जैसे जीशान से आपका निकाह हो गया हो। वो तिनक कर बोली, नहीं हुआ तो हो जाएगा। यार, आप लड़के होकर ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी मर्जी, इसमें किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझसे दूरी का सुनकर उसने सारे इखलाकियात पस से पुष्ट डाल दिए थे। मैंने हंसते हुए उसे हाथ से पकड़कर अपनी जानब खींचा। चंदा, सरदार तुम्हें तंग कर रहा है। मैंने उसे तुम्हारी लड़की होने की बाबत बता दिया है, इसलिए तुम्हें छेड़ रहा है। मेरी बात सुनते ही एकदम उसे चुप लग गई थी। खुशाल खान ने उसके करीब होकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीती रहो बेटी। तुम जैसी बहादुर और दलेर लड़कियां काबिल फख्र होती हैं। काश तुम मैसूद कौम से होती। शुक्रिया सरदार चचा। पलवैशा की आवाज में हल्की सी खिफत मौजूद थी। ठीक है, आप दोनों काबुल खान के साथ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि आधे लोगों को आराम करने के लिए घरों में भेज दूं। यहाँ पर रात के वक्त इतनी नफरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसे सख्ती से मना करते हुए कहा, सरदार गुस्ताखी माफ, ऐसा भूल कर भी न करना। मौसम देख रहे हैं आप, ऐसे ही मौसम से फायदा उठाकर दुश्मन पेशकदमी कर सकता है। आज उनके 11-12 आदमी इलाक हुए हैं और उनका घेरा अगर यूं ही कायम रहा तो मजीद भी हो जाएंगे। हमें उनके घेराव से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें खाना पीना वक्त पर मिल रहा है। अब एक ही सूरत रह जाती है कि वो अपनी अदती बर्तरी का फायदा उठाकर हमला करे और हमला करने के लिए इससे बेहतर मौसम हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर रोजाना थोड़े बहुत आदमी आप आराम करने के लिए घरों में भेजते भी हैं तो आज ऐसा ना करें। काबुल खान मेरी तायद करता वो बोला, एसएस ठीक कह रहा है सरदार भाई। वो दोनों भाई कभी मुझे एसएस और कभी जिशान कहकर मुखातिब करते थे। खुशाल खान सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद बोला, वैसे मुझे लगता तो नहीं कि जहादाद खान इतनी जुरात का मुजाहरा करेगा। सरदार, अगर हमला ना हुआ, आपके आदमियों ने यहीं रात गुजारी तो कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर हमला हो गया और आपके आधे आदमी यहाँ न हुए तो मैंने बात अधूरी छोड़ दी थी। शायद आप मुझे डरा रहे हैं, मगर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। डरा नहीं रहा, मोहतात रहने का मशवरा दे रहा हूँ और एहतियात करना समझदारी होती है, न कि बुज़दिली। अगर बिलफर्ज उन्होंने हमले की बाबत सोचा भी तो यूं ही वो मुखाबरे पर हमले का हुक्म देगा, उनकी आमद से पहले मैंने अपने घरों में जाने वाले आदमियों को वापस बुला लेना है। मैंने कहा, ऐसे हमलों में राजदारी बरती जाती है सरदार। ये बात वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास उनकी बातें सुनने के लिए आईकॉम सेट मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके पास हमारा कैनवुड सेट मौजूद होगा। सरदार, ऐसा है कि आप मेहमानों के साथ घर तशरीफ ले जाएं। आज मैं यहीं पर हूँ और आपकी गैर मौजूदगी में मेरा ही हुक्म चलेगा। काबुल खान ने उसे मखमसे में पढ़ते देखकर मशवरा दिया, नहीं आप जाएं, मैं सब संभाल लूंगा और फिक्र न करो, मैं किसी को आराम के लिए नहीं भेज रहा। मुझे आप पर बिल्कुल भी एतवार नहीं है और यूं भी गुज़िश्ता रात मैंने घर में गुजारी थी, आज आपका नंबर पड़ रहा है।
काबुल खान यकीनन उससे काफी बेतकल्लुफ था। इस मर्तबा खुशहाल खान ने मजीद बहस से गुरेज करते हुए कदम हमारे साथ बढ़ा दिए। अपने हथियार हमने उठा लिए थे। मैंने बैरट को भी वहां छोड़ना गवारा नहीं किया था। खुशहाल खान के साथ गप्पे करते हुए हम नीचे उतरने लगे। घंटा भर में हम बैठक में पहुंच गए थे। बैठक का दरवाजा हमारे लिए खोल कर उन्होंने पूछा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। हमारे नफी में सर हिलाने पर वो वापस मुड़ गया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले बैरट को थैले से बाहर निकाला और उसकी बैरल और चाल वाले पुर्जे साफ करने लगा। अगर फायर करने के बाद हथियार को बरवक्त साफ न किया जाए तो हथियार की कारकर्दगी में फर्क आ सकता है, और अगर मुसलसल ही हथियार की सफाई को नजरअंदाज कर दिया जाए तो हथियार फायर करने के काबिल ही नहीं रहता। और स्नाइपर हजरात तो हथियार की सफाई के बारे सख्त किस्म के वहमी होते हैं। अपने हथियार वो अपने हाथों ही से साफ करना पसंद करते हैं। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब तो अगर किसी के हथियार को दूसरे आदमी को साफ करते देख लेते तो साहिब हथियार की कमबख्ती आ जाती। नसीहतों और तंज भरे वाज के साथ उसे जिस्मानी सजा भी काटना पड़ती। 2-3 स्नाइपरों का ये अंजाम देखने के बाद राव साहब की गैर मौजूदगी में भी हमें ये जुरात नहीं होती थी कि अपनी राइफल की सफाई किसी और के जिम्मा लगाएं। राव तसव्वुर साहब तो राइफल को हमारी शरीके हयात और इज्जत कहा करते थे, और उनकी नसीहत भरी बातों के बाद अमली जिंदगी में बाकायदा कदम रखने के बाद ये चीज हमारी आदत सानिया बन चुकी थी। मुझे राइफल की सफाई करते देखकर पलवाशा ने मेरा हाथ बटाना चाहा और मैंने उसे प्यार से मना कर दिया। अब ये अलहदा बात है कि इस किस्म की बातों को वो खातर में नहीं लाया करती थी। मैंने ज्यादा जोर इसलिए भी नहीं दिया कि उस्ताद मोहतरम के कौल के मुताबिक बैरट M107 उसकी सोकन ही तो थी, और अगर वो अपनी सोकन की खिदमत कर रही थी तो मेरा मना करना जचता नहीं था। मैंने इरादा कर लिया था कि दोबारा उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर साहब से मुलाकात होने पर उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि आया हमारी राइफल की सफाई हमारी असल शरीके हयात कर सकती है या नहीं। राइफल की सफाई के बाद पलवाशा ने मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़ना सीखा और फिर हम सोने के लिए लेट गए। छत पर बारिश की बूंदों के मुसलसल गिरने पर एक खूबसूरत साज सा बज रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए उसने मेरी जानिब रुख मोड़ा और ख्वाबनाक लहजे में बोली, शानी कितनी प्यारी लगती है बारिश जब कोई प्यारा इतने करीब हो। मैं बरजस्ता बोला, करीब कहाँ हो, इतने दूर तो लेटी हो। उसके लबों पर दिलावेज तबस्सुम नुमदार हुआ तो क्या ये कम है कि नजर तो आ रही हूँ। अगर सरदार चचा के कहने पर वहीं रुक गई होती तो सारी रात आहें भरते रहते। मैं शरारती लहजे में बोला, नहीं जी आराम से सो गया होता। अच्छा ठीक है, ये कहते हुए उसने करवट बदलते हुए रुख मोड़ लिया। मैंने फौरन एहतिजाजी लहजे में पुकारा, जब मेरी सूरत देखे बगैर आपको आराम आ जाता है तो यूं ही सही मुझे मजबूर ना करो कि मैं उठकर तुम्हारी चारपाई पर आ जाऊं। मैंने उसे ललकारते हुए कहा और उसने मुस्कुराते हुए दोबारा मेरी जानब रुख मोड़ लिया। इस तरह की मीठी नोकझोंक में पता ही न चला किस वक्त उसकी आंखें बंद हो गईं। दिन को अच्छी खासी नींद लेने के बावजूद मैं भी गहरी नींद में डूब गया। हम दोनों की आंख फायरिंग की पुरशोर आवाज से खुली। एक साथ सैकड़ों क्लाशंकोफे गरज रही थी। छत पर होने वाली टप टप अभी तक मौसम के खराब होने का ऐलान कर रही थी। पलवाशा नींद से बोझल आवाज में बोली, राजू आपका अंदाजा दुरुस्त निकला। लगता है जहां दाद खान के आदमियों ने मौसम का फायदा उठाकर हमला कर दिया है, 2+2 की तरह उसका हमला करना बनता था। क्या ख्याल है चलें? अगर अपने आदमियों की गोली से मरने का इतना ही शौक है तो चले जाते हैं। क्या मतलब? उसने हैरानी से पूछा। मतलब ये कि खुशहाल खान के आदमियों को बाहर से आने वाला हर आदमी जहादाद खान का आदमी ही लगेगा। कह तो सही रहे हैं। उसने मेरी यहाँ में हाँ मिलाई और हम बिस्तरों में लेटे मुसलसल होती फायरिंग सुनते रहे। मैं दुआ कर रहा था कि खुशहाल खान के आदमी सुस्ती और गफलत का शिकार न हुए हों। ऐसा होने की सूरत में उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता, वरना दूसरी सूरत में जहादाद खान की कब्र टूट जाती। बूंदें गिरने की आवाज में थोड़ी तेजी आई और फायरिंग की शिद्दत में कमी आने लगी। 15-20 मिनट बाद मुसलसल तड़ाट की जगह इक्का दुक्का टक टक ने ले ली थी। मेरे पास कैनवुड तो मौजूद नहीं था, अलबत्ता आइका मौजूद था। वही ऑन करके मैं चैनल तब्दील करने लगा, मगर दुश्मन की कोई बात सुन नहीं पाया था। यकीनन उन्होंने अपने रेडियो सेट बंद किए हुए थे और हमले के लिए जहादाद खान ने जुबानी तौर पर ही अपने अहकामात जारी किए थे। ऐसा करना इतना मुश्किल भी नहीं था। एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक ये बात पहुंचाना इतना मुश्किल काम भी नहीं था। फायरिंग की शिद्दत में कमी आते देखकर हम दोबारा सो गए थे। सुबह सवेरे हमारे पास आते ही खुशहाल खान मुझसे लिपट गया था। शाबाश जवान, आपके मशवरे की बदौलत आज हम सुरखरू हैं। दुश्मन को 20-25 लाशों का तोहफा लेकर पीछे हटना पड़ा। हमारे 10 आदमी मामूली जख्मी हैं। 2 की हालत थोड़ी तशवीशनाक है, लेकिन उम्मीद है वो दोनों भी जाँ पर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने उम्मीद भरे लहजे में कहा, अच्छा मैं आपके लिए नाश्ता लाता हूँ। वो वापस मुड़ गया। नाश्ता करके हम अपने सामान के साथ मोर्चों की जानिब चल पड़े। दुश्मन अपने जख्म चाट रहा था, इसलिए गाहे गाहे उनकी जानिब से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत बिल्कुल उनके हस्बे हाल लग रही थी।
दरख्तों और पत्थरों की आड़ लेते हुए हम जल्दी ही ऊपर पहुंच गए। सबसे पहले हम काबिल खान से मिले। मेरे गले लगते हुए उसने चहकते हुए कहा, ज़ीशान भाई, आपके मशवरे ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा दिया है। तबाही से बचाने वाली जात अल्लाह पाक की है दोस्त। वो अकीदत से बोला, हाँ मगर सबब तो आप ही बने हैं ना। मैंने कहा, अच्छा जरा तफसील ही बता दो। जवाबन उसने जो कुछ कहा उसका लुबे-लुबाब यही था कि हमारे जाते ही काबिल खान ने हर मोर्चे पर बजाते खुद जाकर अपने आदमियों को हमले के बारे तैयार रहने का हुक्म दिया और रात को 2:30-3 बजे जब जहादाद खान के आदमी टोलियों की सूरत उनके करीब आए तो आगे से खुशहाल खान के तमाम आदमी तैयार बैठे थे। वो मौसम की वजह से उन्हें गाफिल समझकर शिकार करने आ रहे थे। उन्होंने शिकारियों ही का शिकार करना शुरू कर दिया था। उनके एकदम फायर खोलने पर पहले तो वो घबराकर पीछे भागे और फिर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन खुशहाल खान के तमाम आदमी मोर्चों में महफूज थे, जबकि जहादाद के आदमियों को पत्थरों और दरख्तों की आड़ लेने के लिए भागना पड़ रहा था। उनके काफी आदमी जख्मी हुए और 25-30 हलाक हुए। ये तादाद काबिल खान अंदाजे से बता रहा था। हलाकतों की तादाद इससे ज्यादा भी हो सकती थी। अपने आदमियों की लाशें भी वो पीछे नहीं ले जा पाए थे। इस तफसील के साथ उसने मुझे ये खुशखबरी भी सुना दी थी कि उनका आदमी वाना से बैरेट M107 की 100 गोलियां खरीद कर ले आया था। असला फरोश के पास बस इतनी ही गोलियां दस्तयाब थीं। बैरेट M107 की गोलियां काफी महंगी थीं, लेकिन इस बारे काबिल खान ने कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं की थी। यूं भी उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं इस बात से नावाकिफ नहीं हूँगा। हमारी आमद के थोड़ी देर बाद जहादाद खान के कुछ आदमी ढलान से उतरते दिखाई दिए। उस वक्त उनके नजदीक की 2 मोर्चों से सफेद झंडे बुलंद हो गए। वो अपने आदमियों की लाशें उठाने आ रहे थे। कबायली रवायात के मुताबिक खुशहाल खान के आदमी उन्हें लाशें उठाने से नहीं रोक सकते थे। घंटा डेढ़ नीचे घूमकर उन्होंने अपने साथियों की लाशें इकट्ठा की, फिर लाशों और उनके हथियारों को वापस ले गए। इस दौरान दोनों जानिब से फायरिंग रुकी रही। उनकी वापसी के साथ सफेद झंडे नीचे हुए और दुश्मन की तरफ से एक ब्रस्ट फायर किया गया, जो जंग के दोबारा शुरू होने का ऐलान था। सफेद झंडे के लहराने तक हम मचान वाली जगह पर पहुंच गए थे। पलवैशा किसी कीमत पर भी मेरे मचान पर चढ़ने पर राजी नहीं थी। उसकी जिद देखते हुए खुशहाल खान और काबिल खान ने भी इसरार नहीं किया था। मैं अलबत्ता उसे कुछ देर समझाता रहा, मगर जब वो हत्थे ही से उकड़ गई तो मुझे भी चुप साधना पड़ी। मैं मगरबी जानिब एक जगह देखने लगा। वहां से जहादाद खान के मोर्चे का फासला नापने पर तकरीबन 2300 मीटर नजर आया। गोया बैरेट M107 की कारगर रेंज से भी काफी ज्यादा था। यहाँ सामीन की मालूमात के लिए एक बात बताता जाऊं कि स्नाइपर राइफल से फायर करना किसी साइंस से कम नहीं है। जब भी कोई स्नाइपर नीचे से बुलंदी की तरफ या बुलंद मकाम से नीचे की तरफ फायर करता है तो वह हदफ की बराह रास्त पड़ी जाने वाली रेंज नहीं लगाता, बल्कि उफकी रेंज लगाता है। इस मकसद के लिए उसका हदफ चाहे नीचे हो या ऊपर, उसका जाविया दरकार होता है कि स्नाइपर से हदफ की बुलंदी या गहराई का कितना जाविया बन रहा है, और फिर जाविये और फासले को एक मखसूस तनासिब से जमा तफरीक करने से मतलूबा रेंज मालूम होती है। इस वक्त हदफ का फासला 2300 मीटर था, जबकि हदफ हमसे करीबन 35 डिग्री बुलंदी पर था। फार्मूले के मुताबिक वहां मुझे 1875 मीटर की रेंज लगाना चाहिए थी। दरख्त पर परी मचान पर यह फासला 1850 मीटर तक हो जाता, लेकिन वहां मुझे पलवशा नहीं जाने दे रही थी। मजबूरन वहीं से फायर करना पड़ रहा था। कामयाबी की उम्मीद कम ही थी, लेकिन दुनिया उम्मीद पर कायम थी। जहादाद खान अभी तक वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि जल्द ही वो मैदान जंग का जायजा लेने के लिए वहां आ मौजूद होता। फासला वगैरह नाप कर मैंने राइफल के साथ सारी जरूरी कार्रवाइयां की और जहादाद के इंतजार के लिए वहीं लेट गया। काबिल खान और खुशहाल खान वहीं बैठ गए थे। मचान पर चढ़ने के लिए मेरी और पलवशा की अच्छी खासी तकरार हुई थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अजीब बात थी कि जब से हमारे दरमियान कोलो करार हुए थे, हमारे झगड़े बढ़ गए थे, लेकिन इन झगड़ों की वजूहात में एक दूसरे का ख्याल रखने का जुनून शामिल था। गोया हम दोनों एक दूसरे पर जर्रा भर भी आंच आती नहीं देख सकते थे। वो पलवशा जो मेरी नजर में एक तरबीज याफ्ता कमांडो से किसी भी तरह कम सलाहियतें नहीं रखती थी, मुझे मोम और कांच की गुड़िया दिखाई देने लगी थी, जिसने हल्की सी आंच से पिघल जाना था या हल्की सी चोट जिसे कई टुकड़ों में बिखेर देती। इस तरह मेरे जैसा स्नाइपर पलवशा को नन्हा बच्चा लग रहा था। काबिल खान और खुशहाल खान जैसे जहांदीदा सरदारों से मेरे और पलवशा का रवैया ओझल नहीं था, लेकिन वो मोहब्बत में होने वाले ऐसे झगड़ों से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने ना तो हमें समझाने की कोशिश की और ना इन झगड़ों को खातिर में लाते हुए नाक मुंह चढ़ाई। जहादाद खान के इंतजार में हमने बाकी इतराफ की हरकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। खुशहाल खान के आदमी भी अमुनेशन की बचत पर माइल नजर आ रहे थे। मौसम साफ हो गया था और सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। हवा अलबत्ता काफी तेज चल रही थी। हवा की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। उसी वक्त जहादाद खान भी अपने मुहाफिजों के हमरा अपनी मखसूस जगह पर नमूदार हुआ।
खुशहाल खान ने मुझे उसकी आमद की इतला दी, लेकिन मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, पल पल सम तब्दील करती हुई हवा की वजह से गोली चलाने का मतलब गोली जाया करना ही होगा और मैं गोली जाया करने का आदी नहीं हूँ। खुशहाल खान अस्बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। हवा ने एक बार फिर बादलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जहादाद खान चंद लम्हे वहीं खड़े होकर दूरबीन से इतराफ का जायजा लेता रहा और फिर पीछे हट गया। 12 बजे के करीब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने राइफल को प्लास्टिक के मखसूस कवर से ढांप दिया। तेज चलने वाली हवा बादलों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी पूरी करके आराम करने पर माइल नजर आ रही थी और फिर बादल जोर से गरजे और हवा एकदम साकन हो गई। बारिश के कतरों ने गिरने की रफ्तार बढ़ाई। उसी वक्त जहादाद खान एक बार फिर अपने मखसूस मकाम पर नमूदार हुआ। उसके एक मुहाफिज ने उसके सर पर छतरी तानी हुई थी। जिशान भाई, आंखों से दूरबीन लगाए काबुल खान ने मुझे आवाज दी, लेकिन मैं उसकी आवाज देने से पहले राइफल की तरफ बढ़ गया था। पलवाशा ने फौरन राइफल पर पड़ा प्लास्टिक का कवर लपेटा और मैं राइफल के पीछे लेट गया। राइफल पर 1850 की रेंज लगी हुई थी। अगर मैं रवायती शस्त्र लेता तो गोली ने यकीनन नीचे लगना था, क्योंकि हदफ 20-25 मीटर दूर था। मैंने अपने अंदाजे से शस्त्र को चंद इंच ऊपर उठा दिया। बादलों की वजह से सूरज गायब था और रोशनी बिल्कुल फायर के मुवाफिक थी। इसी तरह हवा ने रजाकाराना तौर पर रुककर मुझे कामयाब होने का मौका फराहम कर दिया था। अब बस जहादाद खान की मौत के वक्त का तयन होना बाकी था। अगर उसके सांस पूरे थे तो मेरी महारत का एक और सबूत सामने आ जाता और अल्लाह पाक के नजदीक उसकी जिंदगी के दिन बाकी थे तो मेरी महारत, सूरज की रोशनी की मुवाफकत और हवा का रुकना किसी काम नहीं आ सकता था। यूं भी मैं वहां अपने मुल्क की हिफाजत की गर्ज से लेटा था। अमन दुश्मनों को निस्तो नाबूद करने और हक का बोलबाला करने के लिए वो तकलीफें और सख्तियां बर्दाश्त कर रहा था, जबकि जहादाद खान बदी का नुमाइंदा था। मुल्क दुश्मन होने के साथ वो इस्लाम का भी दुश्मन था कि इस्लाम कभी बेगुनाहों के खून से हाथ रंगने की इजाजत नहीं देता। न इस्लाम नशा और अशिया के फैलाव का कारोबार करने वाले को अच्छा जानता है और सबसे बढ़कर यहूदो हनूज के यार को इस्लाम उन्हीं के अंजाम की खुशखबरी सुनाता है। राइफल पहले से काक थी, रेंज लगी हुई थी, दो पाई अच्छी तरह जमीन में गड़ी थी। बस शस्त्र लेकर ट्रैगर दबाने की देर थी। अपने सारे तजुर्बे को बरोकार लाते हुए मैंने सांस रोका और एकदम ट्रैगर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। ठक